हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एके पॉली। दोस्तों, हम सब बीएमई के रिवीजन क्लास की स्टडी कर रहे हैं, जिसमें कि दोस्तों आज इसका लेक्चर नंबर 5 है। और इस लेक्चर नंबर 5 में हम सब बीएमई के रिवीजन क्लास से रिलेटेड पार्ट 4 स्टडी करेंगे। और जिसमें कि आज हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग से संबंधित जितने भी डिफिनेशन वाले पार्ट हैं उन्हें पूरा अच्छे से हम लोग कवर कर लेंगे। और देन आफ्टर दोस्तों बचेगा हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से संबंधित डिफिनेशन और न्यूमेरिकल पार्ट, ठीक है, जिन्हें हम लोग अगले लेक्चर में पूरा अच्छे से, एक लेक्चर में डिफिनेशन वाले पार्ट को और एक लेक्चर में न्यूमेरिकल वाले पार्ट को पूरा अच्छे से कवर कर लेंगे। क्योंकि दोस्तों जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से संबंधित जो भी कंटेंट एग्जाम आप से था उसे हमने पूरा अच्छे से तैयार कर लिया है, ठीक है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वो लेक्चर होगा, ठीक है। तो दोस्तों उसे ज़रूर देखिएगा क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और जिसमें आपका सारा कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से संबंधित सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता हो जाएंगी, ठीक है। और दोस्तों बात की जाए इससे पहले, तो इससे पहले जो है हमने मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग से संबंधित जो भी न्यूमेरिकल वाले पार्ट हैं उन्हें हमने 2 लेक्चर में अब अच्छे से कवर करा दिए हैं, ओके। और एक डिफिनेशन वाला पार्ट भी करा दिए हैं, ठीक है, जिसमें कि आज एक डिफिनेशन वाला पार्ट बचा है जिसमें हम लोग पूरा अच्छे से इसका कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे, ठीक है, जिससे हमारा आज के दिन पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग से संबंधित जितना डिफिनेशन वाला पार्ट है और न्यूमेरिकल वाला पार्ट टोटल कवर हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि न्यूमेरिकल वाला पार्ट कवर हो गया है, बस डिफिनेशन वाला पार्ट बचा है जो कि इस लेक्चर में कवर हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों पूरा ध्यान से देखिएगा क्योंकि जितना भी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं वो सभी चीज़ें जो है एग्ज़ाम आप से आपके बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और दोस्तों कुछ बच्चे ये भी कह रहे थे कि सर जो इसका PDF है वो टेलीग्राम पे तो आप भेज दिए हैं पर उसका लिंक नहीं पता है, ठीक है। तो दोस्तों उसका जो लिंक है हम अपने डिस्क्रिप्शन में इस लेक्चर के, ठीक है, वहाँ पर दे देंगे जहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों वैसे भी आप लोग टेलीग्राम पे एके पॉली सर्च करेंगे फिर भी आ जाएगा, ठीक है, बट हम आपको उसका लिंक वहाँ पर दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग जाकर जुड़ जाइएगा, ठीक है ना, और वहाँ से जाके आप लोग अपना PDF ले लीजिएगा, ठीक। और दोस्तों यदि किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट रहता है तो हमारे पर्सनल जो हमारा व्हाट्सअप नंबर है उसे हम आपको दे दे रहे हैं, ठीक है ना, उस पर आप लोग अपना डाउट भेजकर क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो आप लोग हमारे व्हाट्सअप नंबर पे कर दीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों एक बात और कि हमारा जो ये व्हाट्सअप नंबर है इस पर आप लोग वैसा कोई भी अनर्गल चीज़ नहीं भेजेंगे, ठीक है ना। बस इसमें जो भी आपके पढ़ाई से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों आप लोग हमारे व्हाट्सअप नंबर को नोट कर लीजिए, वो है 73 98 92 95 66, ठीक है। एक बार ध्यान सुनिए, 73 98 92 95 66, ठीक है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है पर्सनल, ठीक है ना। तो इस पे आप लोग पढ़ाई से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी आप लोग भेज सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों अब तक जो है हमारा थोड़ा तबीयत डाउन था, ठीक है ना, बट अब सही हो गया है, जिसकी वजह से दोस्तों हम पढ़ा नहीं पा रहे थे आपको, ठीक है। बट अब जो है दोस्तों आपको रोज़ डेली जो है प्रत्येक लेक्चर आपको प्रोवाइड करेंगे, जिससे आपका पूरा बहुत ही जल्दी आपका जो BME है ये बहुत ही अच्छे से कवर हो जाएगा, ठीक है। देन आफ्टर जो है हम सब मैथमेटिक्स के कुछ सवाल जो भी इम्पॉर्टेंट हैं उन्हें भी देख लेंगे, ठीक है। और आपके मैकेनिक्स से संबंधित एक पार्ट है जिसे हम पूरा अच्छे से कवर कराएंगे, जो कि दोस्तों 5 से 8 नंबर में वो क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। जो सेक्शन वाले होते हैं जैसे T सेक्शन, L सेक्शन, I सेक्शन का होता है सवाल, ठीक है, जो कि हमने आपको पहले बताया था, ठीक है ना। तो दोस्तों चलिए अब जो है हम लोग देरी न करते हुए अपने टॉपिक पर चलते हैं, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, ओके। तो चलिए दोस्तों अब हम सब देख लेते हैं इस लेक्चर का सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि दोस्तों सबसे पहले आप सभी लोग इस क्वेश्चन को रीड करिए, ठीक है, ताकि पता चले कि ये क्वेश्चन कह क्या रहा है, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि उत्केंद्रक क्या है और इसके उपयोग बताइए एवं इसकी क्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए, ओके। और अथवा करके ये पूछा है दोस्तों कि उत्केंद्रक के विभिन्न भाग बताएं वो सचित्र वर्णन कीजिए, ठीक है, इस प्रकार से भी ये क्वेश्चन पूछता है। और अथवा करके देखिए कैसे पूछता है कि उत्केंद्रक पर टिप्पणी लिखिए, और इस तरह से भी पूछता है कि उत्केंद्रक के कार्य को संक्षेप में उदाहरण सहित बताइए, ठीक है। तो दोस्तों ये 4 कंडीशन से जो है ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना।
जिसमें दोस्तों यदि किसी इन चारों में से किसी भी तरह से पूछे तो इसका उत्तर आप इतना ध्यान दीजिएगा कि एकदम सेम देना है, ठीक है ना। किसी भी तरह से पूछे ये क्वेश्चन, ठीक है ना, तो इसका उत्तर जैसा यहाँ पर लिखा गया है सेम इसी प्रकार आपको देना है, ठीक है। तो दोस्तों चलिए अब जो इसका उत्तर देख लेते हैं, ठीक है, कि ये उत्केंद्रक होता क्या और इसके उपयोग और क्रियाविधि क्या होती है, ठीक है। तो इसके उत्तर जानने से पहले जो है हम सबसे पहले इसके डायग्राम को समझेंगे, ठीक है, क्योंकि दोस्तों इसका डायग्राम यदि आप अच्छे से समझ गए तो इसका जो भी ये परिभाषा है, डेफिनेशन, उसे आप लोग पूरा अच्छे तरीके से समझ भी जाएंगे और आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों हम आपको उसी तरह से बताने जा रहे हैं, पूरा ध्यान से सुनिएगा, जैसे जैसे हम आपको बताएंगे सेम उसी प्रकार आपको अपने नोटबुक में लिखना भी है, ठीक है ना, मतलब इसी प्रकार आपको याद करना है, ठीक है, क्योंकि सेम डेफिनेशन इसी प्रकार यहाँ पर लिखी भी गई हैं, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले दोस्तों हम सब ये देखेंगे कि इस डायग्राम को आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है, तो यही डायग्राम है दोस्तों उत्केंद्रक का। किसका है? तो उत्केंद्रक का ये डायग्राम है, ठीक है, जिसमें सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। देखिए इसमें पार्ट को पहले पहचानिए कौन सा पार्ट क्या कहलाता है। देखिए ये बाहरी पार्ट को हम लोग स्ट्रैप कहते हैं, ठीक है ना, और इसके आंतरिक पार्ट को सीव कहते हैं, ठीक है। और ध्यान दीजिए, और ये जो पार्ट है इसे बोलते हैं हम लोग स्ट्रैप बोल्ट, ठीक है, और इसे बोलते हैं हम सब बोल्ट। क्या बोलते हैं? तो दोस्तों ध्यान दीजिए, इसे बोल्ट बोलते हैं, ठीक है ना। और ध्यान दीजिए, और जो ये पार्ट जुड़ा हुआ है जो स्ट्रैप से, ठीक है, तो इसे हम लोग बोलेंगे उत्केंद्रक दंड, ठीक है। ये क्या है? ये उत्केंद्रक दंड होता है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आप लोग इसके पार्ट को पहचान गए होंगे कि कौन सा पार्ट क्या है, ठीक है। और ध्यान दीजिए, और एक चीज़ ये दोस्तों जो बीच में है ये वाला, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग शाफ्ट। क्या बोलेंगे? ये तो शाफ्ट है, ठीक है ना। तो इतना जो पार्ट है ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है ना, जिसकी सहायता से हम लोग इस डायग्राम को समझने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, और ये जो बाहरी परत दिया जो ये देखिए ये सीव है ना, ये सीव, इस सीव के देखिए बाहरी परत में यहाँ पर एक खांचा बना हुआ है, ठीक है ना, तो इसे खांचा या उभार कहते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो सीव के व्यास पे बने हुए हैं इसे हम लोग क्या कहते हैं? खांचा या उभार कहते हैं, ओके। तो दोस्तों बोलिए इतना आप लोग समझ पाए ना कि इसके डायग्राम का नाम क्या क्या चीज़ें हैं। तो चलिए अब जो है हम सब स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ों को इसमें समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम सब ये देख लेते हैं इसमें कि उत्केंद्रक होता क्या है और इसके उपयोग के बारे में, ठीक है ना। अध्ययन आप पर जो है हम लोग इसकी क्रियाविधि को देखेंगे, वो भी डायग्राम की सहायता से, ठीक है ना। तो सबसे पहले उत्केंद्रक क्या होता है और उसके यूज के बारे में देखेंगे, ठीक। तो चलिए ध्यान दीजिए, देखिए दोस्तों यहाँ पर उत्केंद्रक को इंग्लिश में जो है इसेंट्रिक भी कहा जाता है, ठीक है ना, इतना ध्यान रखेंगे। उत्केंद्रक को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? तो इसेंट्रिक, ओके। तो ध्यान दीजिए इसेंट्रिक होता क्या है यहाँ पर। तो देखिए यह एक ऐसा मशीनी अंग है जो घुमाऊ गति को पश्चाग्र गति में बदलने का कार्य करता है, ठीक है ना। एक बार और ध्यान दीजिए कि इसेंट्रिक यह एक ऐसा मशीनी अंग है जो इसेंट्रिक होता है, यह एक मशीन का ऐसा अंग है जो घुमाऊ गति को पश्चाग्र गति में बदलने का काम करता है, ओके। अब आगे देखिए, इसके द्वारा अपेक्षितया बड़ी शाफ्ट की जो घुमाऊ गति होती है उससे जो है दोस्तों लघु पश्चाग्र गति प्राप्त की जाती है, ठीक है ना। मतलब इसके द्वारा अपेक्षाकृत जो है बड़ी शाफ्ट की घुमाऊ गति से लघु पश्चाग्र गति प्राप्त की जाती है, ओके ना। अब आगे देखिए, उत्केंद्रक का उपयोग साधारणतया वाल्वों, छोटे पंप प्लंजरों, कंपन छलनियों तथा स्टोकरों आदि को चलाने में किया जाता है। बोलिए इतना समझ पाए? ये इतना इसका यूज है दोस्तों कि इसका यूज कहाँ कहाँ पर किया जाता है। तो इसका यूज वाल्वों, छोटे पंप प्लंजरों, कंपन छलनियों तथा स्टोकरों आदि को चलाने में किया जाता है, ठीक है। अब देखिए इसका सामान्य उपयोग जो है, मतलब सामान्य तौर पर इसका जो यूज होता है, ठीक है, उसके बारे में देख लीजिए। वो है भाप इंजन में शाफ्ट की, ठीक है, भाप इंजन में शाफ्ट की घुमाऊ गति द्वारा डिस्लाइड वाल्व को पश्चाग्र चलाने में किया जाता है, ठीक है ना। इसका सामान्य रूप से उपयोग कहाँ किया जाता है? तो भाप में जो मतलब भाप के इंजन होते हैं, ठीक है ना, तो भाप के इंजन में शाफ्ट की घुमाऊ गति द्वारा डिस्लाइड वाल्व को पश्चाग्र गति में चलाने में किया जाता है, ठीक है। तो बोलिए इतना समझ पाए ना इसके यूज के बारे में और उत्केंद्रक होता क्या है, ठीक है। और यहाँ पर एक स्टेप और जान लीजिए, जो है कि एक उत्केंद्रक के
मुख्य रूप से 3 अंग होते हैं दोस्तों, ठीक है, जिसमें सबसे पहला होता है सीव, ठीक है, दूसरा होता है स्ट्रैप और तीसरा होता है उत्केंद्रक दंड, ठीक है। क्या क्या चीज़ें होते हैं मुख्य रूप से उत्केंद्रक में? तो पहला होता है सीव, दूसरा स्ट्रैप और तीसरा उत्केंद्रक दंड। तो बोलिए इतना समझ पाए ना आप कि अब जो है उत्केंद्रक कोई पूछता है तभी भी आपको याद रहेगा, ठीक है, एकदम सिंपल परिभाषा है और इसके उपयोग को भी आप जान गए अच्छे से, ठीक है, और इसके मुख्य पार्ट को भी जान गए, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, अब जो है हम सब इसकी कार्यविधि को भी डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, केंद्रक में क्या लिखेंगे? उत्केंद्रक में शिव के केंद्र से कुछ हटकर या फिर शिव के केंद्र से कुछ दूरी पर एक छिद्र बनाया जाता है, जिसको आप सब देख पा रहे हैं। इसका शिव का केंद्र यहाँ पर है और इससे हटकर एक छिद्र बनाया जा रहा है जिसमें शाफ्ट को लगाया जाता है, ठीक है ना। देख पा रहे हैं यहाँ पर शाफ्ट लगा हुआ है, ओके। तो इसी प्रकार लिखेंगे कि उत्केंद्रक में शिव के केंद्र से कुछ हटकर एक छिद्र बनाया जाता है जिसमें शाफ्ट को लगाया जाता है, ठीक। और शिव के दोनों तरफ, ये शिव है ना आपका, ये देखिए ये शिव है, ठीक। तो इस शिव के दोनों तरफ 2 स्ट्रैप लगे होते हैं, देखिए आप लोग, 2 स्ट्रैप लगे होते हैं जो कि शिव के ऊपर स्ट्रैप बोल्ट की सहायता से जुड़े होते हैं, ठीक है ना। तो बोलिए इतना समझ पाए कि शिव के दोनों तरफ 2 स्ट्रैप लगे होते हैं और शिव के ऊपर जो है ये दोनों स्ट्रैप बोल्ट की सहायता से जुड़े होते हैं, ओके। और ध्यान दीजिए, अब देखिए, अब जो है स्ट्रैप के दूसरे सिरे पर, मतलब दूसरे स्ट्रैप की तरफ, ठीक है, देखिए दूसरा स्ट्रैप यहाँ पर है, तो इसी प्रकार लिखेंगे कि दूसरे स्ट्रैप पर बोल्ट की सहायता से एक उत्केंद्रक दंड जुड़ा होता है जो कि मृदु इस्पात का बनाया जाता है, ओके। और ध्यान दीजिए, और शिव के यहाँ पर ध्यान दीजिए, और शिव के व्यास, ठीक है ना, ये शिव है आपका, तो शिव के व्यास पर एक खांचा बना होता है जिसे उभार या खांचा कहते हैं, ठीक है। और ये खांचा जो है स्ट्रैप में, मतलब स्ट्रैप के अंदर जो बने हुए खांचे होते हैं वो खांचे, मतलब शिव के व्यास वाले खांचे में क्या होते हैं, आसानी से फिट हो जाते हैं, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, शिव के व्यास के ऊपर एक खांचा बना होता है जो कि स्ट्रैप के अंदर बने हुए खांचे में आसानी से फिट हो जाता है, ओके। और ध्यान दीजिए, जिसकी सहायता से ये शिव जो है, आप देख पा रहे हैं, ये जो शिव है ये स्ट्रैप के अंदर, इस स्ट्रैप के मतलब बीच में आसानी से स्वतंत्रतापूर्वक घूमने लगता है, ठीक है, जिसकी सहायता से ये जो उत्केंद्रक दंड है ये पश्चाग्र गति भी करने लगता है। और इस उत्केंद्रक दंड में अन्य जो मशीन के पश्चाग्र गति करने वाले अंग होते हैं उनको भी इस उत्केंद्रक दंड की सहायता से जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो आई होप आप इतना समझ पाए होंगे आप सभी लोग, ठीक है दोस्तों, यही है इसकी पूरी कार्यविधि, ठीक है। तो आई होप आप इसे समझ पाए होंगे। तो एक बार और हमारे साथ पूरा ध्यान से आप लोग सुनिए, ठीक है ना, जो भी कह रहे हैं एक बार और दोहरा लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, देखिए इसमें सबसे पहले आप लोग इसकी कार्यविधि में हमने आपको बताया क्या लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, इसमें सबसे पहले आप लोग ये लिखेंगे कि कार्यविधि में उत्केंद्रक में, ठीक है, क्या लिखेंगे, क्योंकि ये पूरा डायग्राम उत्केंद्रक का है दोस्तों, ठीक है ना, इसे सबसे पहले लिखेंगे उत्केंद्रक में शिव के केंद्र से कुछ हटकर एक छिद्र बनाया जाता है जिसमें शाफ्ट को लगाया जाता है और शिव के दोनों तरफ 2 स्ट्रैप लगे होते हैं और दोनों स्ट्रैप जो हैं शिव के ऊपर स्ट्रैप बोल्ट की सहायता से जुड़े होते हैं और स्ट्रैप के एक सिरे पर, ठीक है ना, और स्ट्रैप के एक सिरे पर बोल्ट की सहायता से उत्केंद्रक दंड जुड़ा होता है जो कि मृदु इस्पात का बनाया जाता है और शिव के व्यास पर एक खांचा बना होता है जो कि स्ट्रैप के अंदर बने हुए खांचे में आसानी से फिट हो जाता है और इस स्ट्रैप में फिट होने के कारण स्ट्रैप के बीच में जो शिव होता है ये आसानी से, मतलब स्वतंत्रतापूर्वक घूमने लगता है जिसके कारण उत्केंद्रक दंड भी पश्चाग्र गति करने लगता है और उत्केंद्रक दंड में और उत्केंद्रक दंड के
और उत्केंद्रक दंड में अन्य मशीन के जो पश्चाग्र गति करने वाले अंग होते हैं उन्हें इस उत्केंद्रक दंड की सहायता से जोड़ दिया जाता है। तो आई होप अब आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना, इसकी कार्यविधि का। तो चलिए दोस्तों, अब जो है सेम यही डिफिनेशन अब आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। देखिए इसकी कार्यविधि को, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसकी कार्यविधि को। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, कार्यविधि है, ठीक है ना। तो पूरा ध्यान से समझिए इसकी कार्यविधि को। देखिए क्या कर रहा है, देखिए इसमें शिव पर इसके केंद्र से कुछ हटकर शाफ्ट के लिए एक छेद बनाया जाता है। शाफ्ट पर शिव कुंजी द्वारा लगाई जाती है और शिव जो है, शिव से होता हुआ 2 स्ट्रैप लगे होते हैं और स्ट्रैप के दोनों भाग शिव पर स्ट्रैप बोल्ट द्वारा बंधे होते हैं। एक स्ट्रैप पर बोल्टों या स्ट्रैप बोल्ट द्वारा मृदु इस्पात की एक उत्केंद्रक दंड भी लगी रहती है, ठीक है। और शिव की परिधि पर या तो एक खांचा या तो एक उभार बना होता है जो कि स्ट्रैप के अंदर की ओर बने सापेक्ष उभार या खांचे में फिट हो जाता है और इस प्रकार स्ट्रैपों के बीच जो शिव होता है वो स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकता है। और इस भांति जब शाफ्ट के साथ शिव घूमता है तो उत्केंद्रक दंड पश्चाग्र गति करने लगता है और उत्केंद्रक दंड से ही पश्चाग्र गति करने वाले अन्य जो मशीनी अंग होते हैं उनको जोड़ दिया जाता है। तो आई होप दोस्तों आपको ये इसकी कार्यविधि जो है उत्केंद्रक का पूरा अच्छे से याद हो गया होगा, ठीक है ना। और एक चीज़ और आप लोग इसमें लिख सकते हैं, ये कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो ये मतलब शिव के केंद्र से और जो यहाँ पर शाफ्ट का केंद्र है इसकी बीच की दूरी को जो है हम लोग उत्केंद्रक दंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो उत्केंद्रक थ्रो बोलते हैं। सॉरी दोस्तों, क्या बोलते हैं? उत्केंद्रक थ्रो, ठीक। कैसे? मतलब शिव के केंद्र से लेकर शाफ्ट के केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग उत्केंद्रक थ्रो कहते हैं। तो आई होप आपको ये भी अच्छे समझ आ गया होगा, ठीक है ना, कि इसमें जो भी पार्ट है वो चीज़ आप अच्छे से समझ पाएंगे और इसकी कार्यविधि को भी, ठीक है ना। तो चलिए अब देन आफ्टर अगले अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, अब हमारा अगला क्वेश्चन ये है, ध्यान से इसे भी रीड करिए। देखिए कह रहा है कि क्रैंक को समझाइए तथा क्रियाविधि को भी समझाइए, ठीक है। मतलब क्रैंक को समझाइए और क्रैंक के क्रियाविधि को भी, ठीक है ना। और अथवा हम करके देखिए क्या दिया है कि क्रैंक के कार्य को संक्षेप में उदाहरण सहित बताइए। ओके, तो ये क्वेश्चन दोस्तों इस दोनों टाइप से पूछता है, ठीक है ना, जो कि अब तक के BTUP में भी कई बार पूछ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। इसलिए आपको वही क्वेश्चन बता रहे हैं जो कि अभी तक एग्जाम अब्यूज से बने हुए हैं, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले इससे हम लोग समझते हैं कि क्रैंक होता क्या है, ठीक है ना। इसके बारे में सबसे पहले समझते हैं, देन आफ्टर हम लोग क्रियाविधि के जो क्रैंक की क्रियाविधि है उसे समझेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, चलिए अब देख लेते हैं सबसे पहले कि क्रैंक होता क्या है। ओके, तो ध्यान दीजिए, देखिए क्रैंक का कार्य जो होता है विभिन्न मशीनों तथा युक्तियों में घूर्णन गति को पश्चाग्र गति में तथा पश्चाग्र गति को घूर्णन गति में बदलने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। तो क्या किया जाता है, एक बार ध्यान सुनिए कि क्रैंक का कार्य जो होता है वह विभिन्न मशीनों तथा युक्तियों में घूर्णन गति को पश्चाग्र गति में तथा पश्चाग्र गति को घूर्णन गति में बदलने के लिए किया जाता है। ओके, और इसका प्रमुख उपयोग जो है भाप इंजनों तथा अंतर्दहन इंजनों में किया जाता है, जहां पिस्टन पश्चाग्र गति करता है और क्रैंक द्वारा इस गति को शाफ्ट की घूर्णन गति में बदल लिया जाता है, ठीक है ना। तो बोलिए इसकी परिभाषा इतना आप समझ पाए ना। तो चलिए अब जो है हम आपको इसके क्रैंक की जो कार्यविधि है इसको समझाते हैं, ठीक है। तो इसको समझने के लिए आप लोग सबसे पहले डायग्राम के पास चलिए और डायग्राम को सबसे पहले समझ लेते हैं, ठीक है, ताकि इसकी कार्यविधि आसानी से हम लोग समझ पाएँ, ठीक है। तो दोस्तों इसकी कार्यविधि में सबसे पहले आप ये लिखेंगे कि इसमें एक सिलेंडर होता है। क्या होता है? तो इसमें एक सिलेंडर होता है जिसमें 2 पिस्टन लगे होते हैं, P1 तथा P2, ठीक है, जिसमें P1 को ODC कहते हैं। ODC का मतलब आउटर डिड सेंटर होता है, और P2 को IDC कहते हैं, जिसे इनर डिड सेंटर कहते हैं। ओके, और ध्यान दीजिए इसमें P1 तथा P2 मतलब दोनों पिस्टनों के बीच की दूरी को एक स्ट्रोक कहते हैं। क्या बोलते हैं? कि दोनों पिस्टनों के बीच की दूरी को एक स्ट्रोक बोलते हैं।
सिलेंडर में एक पिस्टन रॉड जुड़ा होता है जिसके दूसरे सिरे पर एक क्रॉस हेड लगा होता है जो कि गाइड किया हुआ होता है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे गाइड किया हुआ है जिसके दूसरे सिरे पर क्या है, क्रॉस हेड लगा हुआ है। ठीक है, और इससे क्रॉस हेड से होता हुआ एक संयोजक दंड क्रैंक पिन से जुड़ा होता है और ये क्रैंक पिन जो है ये क्रैंक के केंद्र से होकर जुड़ी हुई होती है। ठीक है, और दोस्तों एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि इसमें जो है C1 तथा C2 के बीच की दूरी को क्रैंक थ्रो कहते हैं। ठीक है, तो बोलिए, आई होप आप ये डायग्राम अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब जो है हम सब इसकी कार्यविधि को देख लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों। देखिए इसकी कार्यविधि को समझिए। यहाँ से देखिए, अब चलिए इसकी कार्यविधि को पूरा ध्यान से आप लोग समझिएगा, बिल्कुल समझ में आने वाला है। ठीक है ना, तो देखिए विधि में ये लिखा गया है कि क्रैंक की क्रियाविधि यहाँ पर है। ठीक है ना, तो इसे ध्यान समझिए। देखिए सबसे पहले इसमें क्या होता है, एक भाप इंजन का सरल आरेख प्रदर्शित किया गया है। चित्रानुसार सिलेंडर में सिलेंडर क्या है, पिस्टन पश्चाग्र गति करता है। ठीक है ना, जो सिलेंडर में पिस्टन होते हैं वो क्या करते हैं, पश्चाग्र गति करते हैं। और पिस्टन से जुड़ी पिस्टन रॉड के दूसरे सिरे पर क्रॉस हेड लगा होता है जो कि गाइड में पश्चाग्र गति करता है और क्रॉस हेड के संयोजक दंड का छोटा सिरा जुड़ा होता है तथा बड़ा सिरा क्रैंक पिन से, मतलब क्रैंक पिन की सहायता से क्रैंक के साथ जुड़ा रहता है। ओके, और क्रैंक का दूसरा सिरा क्रैंक शाफ्ट से जुड़ा रहता है। बोलिए इतना समझ पाए ना। अब देखिए इसके अनुसार क्या है, मतलब चित्र के अनुसार बताया है कि पिस्टन अपनी दो चरम स्थितियों P1 तथा P2 के मध्य गति करता है। जब पिस्टन जो कि P1 P2 होते हैं, ठीक है, जब पिस्टन जिसे बाह्य निश्चालक केंद्र मतलब ODC कहते हैं, मतलब जो पिस्टन P1 है उसे हम लोग आउटर डिस्क सेंटर ODC कहते हैं, और तब केंद्र पिन C क्रैंक पिन वृत्त के बीच में होती है। जैसे जैसे पिस्टन P2 जिसे अंतर निश्चालक केंद्र मतलब इनर डिस्क सेंटर या IDC कहते हैं की तरफ जैसे जैसे ये जाता है तो क्रैंक CS की दक्षिणावर्त घूमता है, मतलब ये जो है क्रैंक के दक्षिण दिशा में गति करने लगता है। ठीक है ना, और जब पिस्टन P2 पर पहुंचता है तब क्रैंक पिन बिंदु C2 पर होती है और इस प्रकार P1 से जो P2 की दूरी है उनको एक स्ट्रोक तथा C1 तथा C2 की दूरी को क्रैंक थ्रो कहते हैं। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे, यही चीज़ इसकी कार्यविधि है। ठीक है ना, और चलिए इसकी जो डायग्राम है इसको एक बार और हम आपको समझा देते हैं ताकि इसकी जो भी कार्यविधि है इसको आप अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है ना, कोई भी परेशानी आपको ना हो। ओके, तो ध्यान से देखिए फिर से एक बार इसकी कार्यविधि को। सबसे पहले लिखेंगे, इसमें एक सिलेंडर लेते हैं जो कि पश्चाग्र गति करता है। ठीक है ना, जिसमें दो पिस्टन लगे होते हैं, पहला P1 तथा P2। ठीक है ना, और इसमें P1 को ODC कहते हैं आउटर डिस्क सेंटर, और जिसमें P2 को इनर डिस्क सेंटर कहते हैं। ठीक है ना, मतलब IDC। ओके, और दोनों पिस्टनों के बीच की दूरी को एक स्ट्रोक कहते हैं और इस सिलेंडर से होता हुआ एक पिस्टन रॉड जुड़ा होता है जिसके दूसरे सिरे पर क्रॉस हेड लगा होता है जो कि गाइड में क्या करता है, पश्चाग्र गति करता है, और इस क्रॉस हेड से एक संयोजक दंड क्रैंक पिन से जुड़ा होता है। ठीक है ना, जो कि क्रैंक के यहाँ पर देखिए क्रैंक का ये जो वृत्त है इसमें बीच में शाफ्ट लगा होता है। ठीक है ना, तो जो कि क्रैंक शाफ्ट से ये क्रैंक पिन जुड़ा होता है। ओके, और C1 तथा C2 के बीच की दूरी को क्रैंक थ्रो कहते हैं। ओके दोस्तों, तो यही चीज़ है इसकी डायग्राम। ठीक है ना, तो बोलिए इसकी कार्यविधि समझ पाए ना अब आप अच्छी तरह से। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन अपना देख लेते हैं। ठीक है ना, तो चलिए अब हम सब देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ठीक है, जिसे ध्यान से रीड करिए। देखिए क्या कह रहा है, जो कि इम्पॉर्टेंट है एग्जाम ऑफ व्यू से। ठीक है ना, देखिए कह रहा है उत्केंद्रक तथा क्रैंक में अंतर बताइए। ओके, क्या कह रहा है, उत्केंद्रक तथा क्रैंक में अंतर बताइए। तो देखिए ध्यान से, इसमें सबसे पहला स्टेप ये है, इसके आंसर को ध्यान दीजिए क्योंकि आप उत्केंद्रक और क्रैंक के बारे में पढ़ चुके हैं अभी। ठीक है ना, तो देखिए ध्यान से, क्रैंक द्वारा पश्चाग्र गति को घूर्णन गति में तथा घूर्णन गति को पश्चाग्र गति में बदला जा सकता है। ठीक है, इतना तो आप पढ़े हैं। और जबकि उत्केंद्रक में क्या होता है, तो इसमें सिर्फ शाफ्ट की घूर्णन गति को
मशीनी अंग की पश्चाग्र गति में ही बदला जा सकता है, ठीक है ना। ऐसा स्यू तथा स्ट्रैप अधिक घर्षण के कारण होता है। ऐसा उत्केंद्रक में क्यों होता है? क्योंकि स्यू तथा स्ट्रैप में घर्षण अधिक होने के कारण होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या होता है, उत्केंद्रक में जो घूर्णन गति होता है इसे सिर्फ पश्चाग्र गति में ही बदला जा सकता है। ओके, बोलिए इतना समझ पाए। तो चलिए अब दूसरा स्टेप देखिए। क्रैंक गति में जब क्रैंक की लंबाई इतनी कम हो जाती है कि क्रैंक पिन क्रैंक शाफ्ट की परिधि के अंदर ही रहता है तो क्रैंक एक उत्केंद्रक बन जाती है, ठीक है। क्या कर रहा है कि जब क्रैंक गति में जब क्रैंक की लंबाई इतनी कम हो जाती है कि क्रैंक पिन क्रैंक शाफ्ट की परिधि के अंदर ही रह जाता है तो इस अवस्था में क्रैंक एक उत्केंद्रक बन जाता है, जिसमें संयोजक दंड का बड़ा सिरा उत्केंद्रक के स्ट्रैप का कार्य करता है, ठीक है ना। तो बोलिए इतना समझ पाए। और ध्यान दीजिए, उत्केंद्रक की दशा में शाफ्ट का निरंतरता भंग नहीं होती है। ओके, और ध्यान दीजिए, उत्केंद्रक की दशा में क्रैंक पिन जो होती है इतनी बड़ी हो जाती है कि ये शाफ्ट को ढक लेती है, जिसके द्वारा शाफ्ट दिखाई नहीं देता है हमें, ठीक है ना। तो बोलिए इतना आप समझ पाए ना क्रैंक तथा और उत्केंद्रक का बीच में अंतर के बारे में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम सब देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन इसके बाद, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। तो इसे आप लोग रीड करिए। देखिए कह रहा है कि कपलिंग से आपका क्या तात्पर्य है तथा इसे वर्गीकृत करिए, ठीक है ना। और अथम करके भी ये पूछता है कि स्वच्छ चित्र की सहायता से युग्मन मतलब कपलिंग, हिंदी में इसे युग्मन कहते हैं, ठीक है ना। इंग्लिश में कपलिंग को समझाइए। ओके दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा कि कपलिंग होती क्या है। सबसे पहले इसे आप लोग समझिए, ठीक है। और कपलिंग का कहाँ उपयोग किया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर डिटेल में बताई जाएंगी, ठीक है ना। तो देखिए इसके उत्तर को देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए शाफ्ट सामान्यतः आपको बताया गया जो शाफ्ट होता है वो सामान्यतः 7 मीटर की लंबाई में उपलब्ध होती है, ठीक है ना। जब आपको शाफ्ट बता रहे थे तो उसमें बताया था आपको क्या चीज़ कि जो शाफ्ट होती हैं वो सामान्यतः 7 मीटर की लंबाई में उपलब्ध होती हैं। यदि इससे अधिक लंबाई की शाफ्ट प्राप्त करने के लिए, ठीक है ना, यदि मान लीजिए कोई शाफ्ट कहीं ऐसा मशीन का इंजन है जहाँ पर मतलब जो शाफ्ट लगाया जाएगा वो काफ़ी बड़ा लगेगा उसमें, ठीक है ना। बट हमें पता है कि शाफ्ट कितना होता है, तो 7 मीटर की ही लंबाई में होता है, ठीक है ना। तो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि जितना बड़ा मशीन का इंजन रहेगा तो उसके हिसाब से हम लोग शाफ्ट बनाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होता है। शाफ्ट जो होता है 7 मीटर का ही होता है, ठीक है। बट जहाँ पर अधिक बड़ा की आवश्यकता होती है उसके लिए हम लोग दूसरा शाफ्ट इसमें क्या करते हैं तो जोड़ देते हैं, ठीक है ना। एक शाफ्ट में दूसरे शाफ्ट को जोड़ देते हैं और इसे जोड़ने के लिए ही हम लोग कपलिंग का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। तो इसका उपयोग यहीं पर होता है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, बिल्कुल आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए यही कहा जा रहा है कि शाफ्टें सामान्यतः 7 मीटर की लंबाई में उपलब्ध होती हैं। यदि इससे अधिक लंबाई की शाफ्ट प्राप्त करने के लिए टूटी हुई शाफ्ट को जोड़ने के लिए कपलिंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। मतलब अधिक लंबाई की शाफ्ट प्राप्त करने के लिए या फिर टूटी हुई शाफ्ट को जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कपलिंग का प्रयोग करते हैं। बोलिए इतना समझ पाए ना। और ध्यान दीजिए आगे, इसे देखिए शॉर्ट में भी लिखा गया है, कपलिंग वह यांत्रिक युक्ति है जो दो शाफ्टों को जोड़ने के काम आती है, ठीक है। तो आई होप अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि जब भी कोई भी इंजन रहे उसमें यदि बड़े शाफ्ट का प्रयोग करना हो तो हमारे पास 7 मीटर का ही केवल शाफ्ट होता है, ठीक है, जिसको हम लोग दो शाफ्ट की सहायता से जोड़कर उस इंजन की शाफ्ट की आपूर्ति को पूरा करते हैं, ठीक है ना। और जिसको जोड़ने के लिए दो शाफ्टों को हम लोग कपलिंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो बोलिए इतना समझ पाए। और आप लोग इससे अब जो है आप लोग बहुत ही अधिक देर तक इसे याद रख पाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब देख लेते हैं आगे कि इसके अतिरिक्त मशीनों को ओवरलोड से बचाने के लिए तथा झटकों को एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट पर जाने से रोकने के लिए भी कपलिंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। इतना समझ पाए ना। ये कहा जा रहा है कि जब भी मशीन पर ओवरलोड पड़ता है तो इससे बचाने के लिए तथा झटकों को कम करने के लिए शाफ्ट के एक सिरे से दूसरे मतलब शाफ्ट से जो है दूसरे शाफ्ट पर एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट पर जाने से रोकने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, कपलिंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो बोलिए इतना भी समझ पाएँ। अब ध्यान दीजिए दोस्तों कपलिंग के वर्गीकरण के बारे में, ठीक है ना। तो देखिए कपलिंग के वर्गीकरण के बारे में ध्यान से आप लोग समझिएगा कि कपलिंग का वर्गीकरण क्या है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से,
कपलिंग को जो है टोटल 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला दृढ़ कपलिंग होता है, दूसरा लचीली कपलिंग। ठीक है, देखिए दृढ़ कपलिंग को आप लोग जानते हैं रिजिड या फास्ट कपलिंग कहते हैं, ओके, और लचीली कपलिंग को फ्लेक्सिबल कपलिंग कहते हैं। ठीक है, और दोस्तों इसमें जो भी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं ये सारी चीज़ें पूरा कंसेप्ट से जो है हम जब इसे पढ़ा रहे थे आप लोगों को, तो लेक्चर में हमने पूरा अच्छे से इसको बताया था। ठीक है ना, जिससे कि दोस्तों जो भी बच्चे हमारे लेक्चर देखेंगे तो उनको ये चीज़ बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है ना, तो इसीलिए पूरा ध्यान से देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। वैसे भी कुछ भी नहीं पढ़े हैं फिर भी, ठीक है ना। तो देखिए आप लोग जाने ना यहाँ पर कि कपलिंग 2 प्रकार की मतलब कपलिंग को 2 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, ये सबसे पहला दृढ़ कपलिंग है और दूसरा लचीली कपलिंग। ओके, तो अब देखिए आगे सबसे पहले देखेंगे हम सब किसके बारे में दोस्तों, तो दृढ़ कपलिंग के बारे में। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, देखिए दृढ़ कपलिंग क्या होता है सबसे पहले इसे समझिए। ठीक, देखिए जब 2 शाफ्टों को एक ही अक्ष पर अर्थात पूर्ण दृढ़ संरेखण में जोड़ना होता है तो वहाँ पर हम लोग दृढ़ कपलिंग का प्रयोग करते हैं। तो बोलिए इतना समझ पाए ना कि दृढ़ कपलिंग का प्रयोग कहाँ पर करेंगे, जब 2 शाफ्टों को एक ही अक्ष पर मतलब एक सीध में ही जब जोड़ना होता है तो वहाँ पर दृढ़ कपलिंग का प्रयोग किया जाता है। वो भी दृढ़ रूप से जोड़ना होता है जिससे कि हम लोग आसानी से अलग न कर सके। ठीक है ना, उस अवस्था में जोड़ना रहेगा तो वहाँ पर क्या करेंगे, दृढ़ कपलिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखिए दृढ़ कपलिंग को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला होता है स्लू या मफ कपलिंग, दूसरा स्प्लिट मफ या संपीड़न कपलिंग होता है और तीसरा फ्लेंज कपलिंग होता है। ठीक है ना, फ्लेंज कपलिंग। तो बोलिए समझ पाना इतना कि दृढ़ कपलिंग 3 प्रकार की होती है, जिसमें सबसे पहला स्लू या मफ कपलिंग होती है और दूसरा स्प्लिट मफ या कंप्रेशन कपलिंग होती है और तीसरा फ्लेंज कपलिंग होती है। ठीक है ना, अब चलिए देख लेते हैं आगे जो है आपका लचीली कपलिंग के बारे में। क्या दोस्तों, तो लचीली कपलिंग, तो ध्यान दीजिए लचीली कपलिंग कहाँ प्रयोग करते हैं और क्या होती है। देखिए जब जोड़े जाने वाले शाफ्टों की अक्ष, ठीक है ना, जब 2 शाफ्ट को आपस में जोड़ते हैं तो उसकी जो अक्षें होती हैं उसकी सीध में नहीं होती हैं। ठीक है, मतलब जब जोड़े जाने वाले शाफ्ट का जो अक्ष होता है वो एक सीध में न हो, अर्थात दोनों के बीच थोड़ा संरेखण होता है। ठीक है, अथवा दोनों के बीच संरेखण सुनिश्चित नहीं किया जा सकता, तो इस कंडीशन में हम लोग अदृढ़ कपलिंग का प्रयोग करते हैं। अदृढ़ मतलब लचीली कपलिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, जो कि उस दशा में भी प्रयोग किया जाता है जो लचीली कपलिंग होता है जब या तो चालन अथवा मशीन में सहायक स्थिरता होना संभावित हो। ठीक है ना, तो इस अवस्था में भी लचीली कपलिंग का प्रयोग किया जाता है। और ध्यान दीजिए ये किस प्रकार कार्य करता है। देखिए कंपन मतलब जो इसमें कंपन होता है उसके दूसरी मशीन को सहायक संचारित नहीं हो सकते हैं। ठीक है ना, इसको प्रयोग करने से लचीली कपलिंग के, तो इसमें क्या होता है जो कंपन होता है मशीन में वो दूसरी मशीन को सहायक संचारित नहीं हो सकते हैं। ठीक है, और लचीली कपलिंग में जो होता है सामान्यतः उच्च एवं मध्यम शक्ति पारेषण के लिए किया जाता है। ठीक है, लचीली कपलिंग का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो दोस्तों सामान्यतः उच्च एवं मध्यम शक्ति उत्पन्न करने के लिए मतलब हस्तांतरण करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो बोलिए इतना समझ पाए। तो अब देख लेते हैं कि जो लचीली कपलिंग होती है इसके प्रकार के बारे में। ठीक है, तो आप लोग आगे ध्यान दीजिए। देखिए जो लचीली कपलिंग है इसको भी देखिए 3 भागों में बांटा गया है। जो सबसे पहला वो है बुश वाली पिन की कपलिंग और दूसरा है यूनिवर्सल कपलिंग अथवा हुक जॉइंट होता है और तीसरा होता है ओल्डहम कपलिंग। ठीक है, क्या होता है, ओल्डहम कपलिंग। ओके, तो चलिए दोस्तों अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं हम सब कि यहाँ पर अपना अगला क्वेश्चन जो है क्लच क्या है। ठीक है ना, इसके बारे में देखेंगे हम लोग। तो देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को रीड करिए। कह रहा है क्लच क्या है और क्लच को वर्गीकृत कीजिए। ओके, कह रहा है क्लच क्या है और क्लच को वर्गीकृत कीजिए। ठीक है, तो ध्यान समझिए इसे। देखिए क्लच एक ऐसा मशीन सदस्य होता है अथवा युक्ति होती है। ठीक है, मतलब क्लच एक ऐसी युक्ति है जो चालक शाफ्ट को चलित शाफ्ट से इस प्रकार जोड़ता है कि चलित शाफ्ट को बिना रोके ही, ठीक है, मतलब चालक शाफ्ट को बिना रोके ही चलित शाफ्ट को इच्छा अनुसार चलाया अथवा रोका जा सकता है। ठीक है ना, तो बोलिए ये समझ पा रहे हैं ना। कहने का अर्थ ये है कि क्लच जैसे आप लोग देखें क्लच जो है जैसे ऑटोमोबाइल्स में लगे होते हैं, जैसे कि मोटरसाइकिल हुआ, कार हुए, इन सभी चीज़ों में लगे होते हैं, आप लोग जानते हैं। ठीक है, क्लच का उपयोग। और क्लच का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं दोस्तों,
आप लोग ये भी जानते हैं क्लच का उपयोग हम लोग इसलिए करते हैं ताकि क्लच को आप लोग चलाए भी हैं, यूज भी करते हैं, ठीक है। क्लच को दाबते हैं तो क्या होता है, उससे जो है हम अपने साधन को जो है आगे बढ़ाने या फिर वहाँ पर स्थिर करने का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो इतना आप जानते हैं, वही चीज़ कहा जा रहा है। क्लच एक ऐसा मशीन युक्त है जो चालक शाफ्ट को चलित शाफ्ट से इस प्रकार जोड़ता है, ठीक है ना। मतलब चालक शाफ्ट क्या करता है, जो चलाता है, ठीक है ना, उससे क्या होता है चलित शाफ्ट को जोड़ता है, जिसकी सहायता से हम लोग जब दाबते हैं क्लच को तब हमारी गाड़ी क्या है आगे बढ़ने लगती है, ठीक है ना। तो वही चीज़ होती है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि चालक शाफ्ट को चलित शाफ्ट से इस प्रकार जोड़ा जाता है कि चालक शाफ्ट को बिना रोके चलित शाफ्ट को इच्छा अनुसार चलाया रोका जा सकता है, ठीक है ना। जिसकी सहायता से आप लोग क्या करते हैं, आप अपने अनुसार रोक भी सकते हैं, आगे भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो बोलिए इतना समझ पाए। अब देखिए क्लच का उपयोग स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार आदि ऑटोमोबाइल्स तथा विभिन्न औद्योगिक मशीनों में आवश्यकता अनुसार किया जा सकता है, ठीक है ना। अब देख लेते हैं क्लच के वर्गीकरण के बारे में। तो देख पा रहे होंगे आप लोग यहाँ पर क्लच दिया हुआ है, ठीक है ना, जिसे ध्यान समझिए। देखिए क्लच को पहले दो भागों में बांटा गया। पहला धनात्मक संपर्क क्लच, दूसरा घर्षण क्लच, ओके। अब देखिए धनात्मक संपर्क क्लच को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला है वर्ग जबड़ा क्लच, दूसरा स्पाइरल जबड़ा क्लच, ओके। और घर्षण क्लच को देख लीजिए, यहाँ पर चार भागों में बांटा गया है दोस्तों, ठीक है ना। ये देखिए कौन कौन से हैं भाग, तो देखिए ध्यान से। इसमें जो सबसे पहला जो है प्लेट या डिस्क क्लच होता है, और जिसमें दूसरा होता है शंकु क्लच, और तीसरा अपकेंद्री क्लच, और चौथा होता है ब्लॉक या बैंड क्लच होता है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, जो इसमें प्लेट या डिस्क क्लच होता है, ये दो प्रकार का इसे भी बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला एकल प्लेट क्लच होता है, दूसरा बहु प्लेट क्लच होता है, ठीक है। तो आई होप आप इसके वर्गीकरण को भी समझ पाएंगे कि क्लच का वर्गीकरण क्या क्या है, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, इसे जो है आप लोग अपने नोटबुक में उतार के एक बार अच्छे से याद कर लीजिएगा, बट अब उतारने का समय नहीं है, ठीक है ना। आप लोग इसका PDF टेलीग्राम से लेकर अच्छे से उसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए अब चलिए अगला क्वेश्चन अपना देख लेते हैं, ठीक है, क्या दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिए, देखिए क्लच के प्रमुख कार्य तथा उपयोग लिखिए, ठीक है ना। क्लच के कार्य और उपयोग के बारे में कहा जा रहा है यहाँ पर, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए जो क्लच का सबसे पहले हम लोग कार्य और उपयोग के बारे में देखते हैं ध्यान से। तो देखिए इसमें सबसे पहला स्टेप ये लिखा है कि क्लच की सहायता से, ठीक है ना, चालक एवं चलित शाफ्ट को शीघ्रता से जोड़ा अथवा अलग किया जा सकता है। ये चीज़ हमने आपको पहले बताया अभी, ठीक है ना। तब तो आप इसे अच्छे समझ पा रहे होंगे, ठीक है, कि क्लच की सहायता से चालक एवं चलित शाफ्ट को शीघ्रता से जोड़ा अथवा अलग किया जा सकता है, ठीक है ना। और आप लोग ये भी जानते हैं, जब चालक शाफ्ट से चलित शाफ्ट को जब जोड़ते हैं तो हमारा इंजन क्या होता है, तो आगे बढ़ने की कोशिश करता है, ठीक है ना। तब हम लोग किसी भी साधन को अपने आगे बढ़ाते हैं, और जब उनको अलग करते हैं तो वहाँ पर वो रुक जाता है, ठीक है ना। तो वही चीज़ कहा जा रहा है कि क्लच की सहायता से चालक एवं चलित शाफ्ट को शीघ्रता से जोड़ा अथवा अलग किया जा सकता है, ठीक है। और ध्यान दीजिए, चालक शाफ्ट से चलित शाफ्ट पर बार बार शक्ति पारित करने तथा रोकने के लिए क्लच का उपयोग करते हैं हम लोग, ठीक है। क्या कह रहा है कि चालक शाफ्ट से चलित शाफ्ट पर बार बार शक्ति को पारेषित मतलब हस्तांतरण, मतलब जब चालक शाफ्ट चलित शाफ्ट को शक्ति पारेषित करता है मतलब हस्तांतरित करता है, तो इसे रोकने अथवा चलाने के लिए हम लोग क्लच का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और ध्यान दीजिए तीसरा स्टेप है, जब कोई मशीन पूर्ण या आंशिक रूप से भारित होती है, मतलब जब किसी मशीन पर कोई भी आंशिक या पूर्ण रूप से लोड लगा होता है, तब क्लच को मशीन पर शक्ति पारेषण के लिए भी हम लोग क्लच का वहाँ पर प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो बोलिए इतना समझ पाए। तो चलिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन अपना देखिए कह रहा है कि क्लच तथा ब्रेक में अंतर, ठीक है। तो ध्यान दीजिए इसके आंसर को, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि जो क्लच होता है ये तो आप जान ही गए हैं कि किसी भी इंजन को जो हम सब आगे बढ़ाने, ठीक है, किसी भी साधन को आगे बढ़ाने या फिर उसे रोकने के लिए क्लच का उपयोग करते हैं। और आप लोग ये भी जानते हैं ब्रेक का भी उपयोग हम लोग अस्थायी रूप से रोकने के लिए ही करते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ये चीज़ जानना जरूरी है कि क्लच और ब्रेक में अंतर क्या होता है, ठीक है। तो ध्यान समझिए इसे। देखिए कह रहा है क्लच की क्रिया में सबसे पहले चालक अंग जो होता है वो गतिमान होता है, ठीक है, तथा चलित अंग स्थिर अवस्था में होता है, ठीक है। और बाद में क्लच द्वारा जोड़े जाने पर दोनों ही गतिमान अवस्था में आ जाते हैं, ठीक है ना। मतलब जब चालक शाफ्ट गतिमान करता है तो चलित जो होता है स्थायी रूप से रहता है, और जब आप लोग उसे आगे बढ़ाते हैं तो क्या होता है,
वो चलित शाफ्ट चालक शाफ्ट से जुड़ जाता है, ठीक है, जिसके द्वारा चलित और चालक दोनों क्या होते हैं, गतिमान अवस्था में हो जाते हैं और आपका गाड़ी आगे बढ़ने लगता है, ठीक है। तो ये चीज़ बताया जा रहा है। और देखिए, जबकि ब्रेक की क्रिया के अंतर्गत, मतलब ब्रेक की क्रिया में क्या होता है कि ब्रेक लगाने वाला जो अंग होता है, ठीक है, जो ब्रेक लगाने वाला अंग होता है उसकी अवस्था में वो क्या होता है दोस्तों, तो वो स्थिर अवस्था में होता है, ठीक है। मतलब जो ब्रेक लगाने वाला प्रारंभ में क्या कर रहा है, जबकि ब्रेक की क्रिया के अंतर्गत प्रारंभ में ब्रेक लगाने वाला अंग जो होता है वो स्थिर अवस्था में होता है तथा मशीनी अंग चलायमान होता है, ठीक है ना। मतलब जब भी इसका कनेक्ट अर्थ है कि जब भी हम लोग का साधन चलते रहता है, ठीक है ना, हम लोग का साधन चलते रहता है, बट जो ब्रेक होता है वो स्थिर होता है। बट हम लोग का जब भी मतलब जो साधन है चलते रहेगा, उसके बाद जब चाहेंगे हम लोग तो जो स्थिर ब्रेक रहता है उसकी सहायता से हम लोग वहाँ पर ब्रेक लगा लेते हैं, ठीक है ना, जिसकी सहायता से वो गतिमान अंग क्या होता है, रुक जाता है, ठीक है। तो वही चीज़ बताया जा रहा है कि इसमें जो होता है ब्रेक के अंतर्गत ब्रेक जो होता है ये अस्थायी रूप में होता है, मतलब स्थिर अवस्था में होता है तथा मशीनी अंग जो होता है वो चलायमान होता है। अब ब्रेक लगाने के बाद मशीनी अंग भी स्थिर अवस्था में आ जाता है, ठीक है ना। तो ब्रेक जब लगाते हैं तो ब्रेक के साथ जो है ये क्या होता है, जो चलायमान मशीन का अंग होता है वो भी क्या होता है, स्थिर अवस्था में आ जाता है। तो आई होप आप इसे भी समझ पाओगे, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखिए, इस प्रकार क्लच तथा ब्रेक में समानता है, ठीक है ना, कि दोनों की क्रिया के अंतर्गत अंतिम अवस्था में दोनों अंग जो है अस्थायी रूप से सापेक्ष गति समाप्त हो जाती है दोनों अंगों की, ठीक है ना। तो इनकी ये समानता मिलती है क्लच और ब्रेक की कि दोनों अंग के जो अंतिम अवस्थाएं हैं वो दोनों स्थिर अवस्था में आसानी से आ जाते हैं अंतिम में, ठीक है ना। तो आई होप आप दोस्तों इतना समझ गए होंगे कि क्लच तथा ब्रेक में अंतर क्या होता है, ठीक है ना। तो चलिए अब देख लेते हैं देन आफ्टर अपना अगला क्वेश्चन, ओके। तो देखिए ध्यान से, देखिए अब हम लोग देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन, ठीक है ना। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि क्लच तथा कपलिंग में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है दोस्तों। क्या है, क्लच तथा कपलिंग में अंतर को स्पष्ट करना है, ठीक है। तो देखिए ये भी चीज़ तो आप समझ गए हैं अभी, ठीक है, कि क्लच क्या होता है, बट कपलिंग को भी आप लोग समझ लेंगे यहीं पर, ठीक है। तो देखिए इसमें यह है कि क्लच का कार्य चालक शाफ्ट को चलित शाफ्ट से आवश्यकता अनुसार जोड़ना तथा अलग करना होता है, ठीक है ना। और जबकि कपलिंग का कार्य जो होता है वो शाफ्ट को दो लंबाइयों में जोड़ना होता है, ठीक है दोस्तों। ये दोनों चीज़ों के बारे में हम आपको अच्छे से बताएं कि जो क्लच होता है ये क्या होता है, ये चालक शाफ्ट को जो है चलित शाफ्ट से आवश्यकता अनुसार हम लोग जोड़ अथवा अलग कर सकते हैं, ठीक है ना। और जबकि कपलिंग में क्या होता है, तो कपलिंग में दो शाफ्ट को जोड़ने के लिए हम लोग वहाँ पर कपलिंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ लिखा गया है, जबकि कपलिंग का कार्य शाफ्टों की दो लंबाइयों को जोड़ने में किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार क्लच तथा कपलिंग दोनों का ही कार्य दो शाफ्टों को जोड़ने का है, ठीक है ना। परंतु मुख्य अंतर यह है कि क्लच द्वारा शाफ्टों को चलती हुई अवस्था में ही जोड़ा अथवा अलग किया जा सकता है, ठीक है। हम लोग क्लच का उपयोग कब करते हैं, जो हमारी गाड़ी क्या होती है, चलती रहती है, तभी तो हम लोग का क्लच कार्य करता है। अब मान लीजिए गाड़ी वैसे ही, तो क्लच दबाएंगे तो कहाँ पर चालू होगा, वो कार्य नहीं करेगा, ठीक है ना। तो क्लच का उपयोग कब काम करता है, जब गाड़ी चलती रहती है तो उस अवस्था में, ठीक है ना। तो वही कहा जा रहा है कि ये जो क्लच है इसके द्वारा शाफ्टों को चलती हुई अवस्था में ही जोड़ा अथवा अलग किया जा सकता है। परंतु जो कपलिंग द्वारा शाफ्टों को, मतलब जो कपलिंग होता है उसमें शाफ्टों को केवल रुकी हुई अवस्था में ही जोड़ा अथवा अलग किया जा सकता है, ठीक है ना। क्योंकि कपलिंग में क्या होता है, शाफ्ट को लंबाई की सहायता से जोड़ते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये जब अस्थायी रूप से मतलब रुके हुए होते हैं तभी शाफ्ट को इसमें क्या होता है, हम लोग जोड़े अलग कर सकते हैं कपलिंग में, ठीक है। तो आई होप इतना आप समझ पाए होंगे। तो देखिए इसके ठीक विपरीत क्लच तथा ब्रेक में यह असमानता भी है कि क्लच की क्रिया के अंतर्गत अवस्था में दोनों अंग चल अवस्था में होते हैं, जबकि ब्रेक की क्रिया में दोनों अंग अंतः में स्थिर अवस्था में हो जाते हैं, ठीक है ना। तो यही चीज़ यहाँ पर भी बताई गई है, मतलब जो आप अभी पढ़े हैं, मतलब ब्रेक और क्लच के बारे में, वो भी चीज़ की यहाँ पर बता दिया है थोड़ा सा, ठीक है ना। तो बोलिए इतना समझ पाए ना। तो चलिए दोस्तों अब हम सब देख लेते हैं देन आफ्टर अपने अगले क्वेश्चन को, ओके। तो उसे ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो जो है ध्यान से रीड करिए, बिल्कुल समझ में आने वाला आपको स्टेप बाय स्टेप, ठीक है ना। तो देखिए कह रहा है कि बियरिंग क्या होती है,
ठीक है, क्या कर रहा है कि बियरिंग क्या होती है और इसे वर्गीकृत कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन दोस्तों यूपीबीटी में कई बार पूछा गया है, ठीक है ना। तो इसीलिए पूरा ध्यान से समझिएगा कि बियरिंग क्या होती है और इसे वर्गीकृत कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब इसके डिफिनेशन को देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, देखिए इसका डिफिनेशन में ये है कि बियरिंग एक ऐसी मशीनी अवयव है, ठीक है। मतलब बियरिंग जो होता है ये मशीन का एक ऐसी युक्ति है जो मशीन के गतिमान अंगों को, ठीक है ना, मतलब मशीन के जो भी अंग गतिमान करते हैं उनको ये टेक प्रदान करता है, ठीक है ना। क्या करता है, तो इनको ये जो है ये क्या करता है दोस्तों, तो इनको ये सपोर्ट प्रदान करता है, ठीक है ना। सपोर्ट मतलब टेकता है इन्हें, ठीक है ना। तथा घूमने में भी मदद करता है ये, ठीक है। क्या करता है दोस्तों, तथा घूमने में भी ये मदद करता है, ठीक है। और विभिन्न प्रकार के बियरिंगों को दो प्रकार से वर्गीकृत भी किया जा सकता है। तो बोलिए इतना समझ पाए ना। तो दोस्तों क्या कर रहा है, ध्यान से इसे समझिए। देखिए ये दोस्तों यही चीज़ कह रहा है कि बियरिंग जो होता है यह एक मशीन का ऐसा युक्ति होता है जो मशीन के गतिमान अंगों को टेक प्रदान करता है तथा घूमने में भी उनकी मदद करता है। और विभिन्न प्रकार के बियरिंगों को दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, ठीक है ना। जिसमें सबसे पहला है सहारे जाने वाले बल की दिशा के आधार पर बियरिंग, ठीक है ना। क्या दोस्तों, सहारे जाने वाले बल की दिशा के आधार पर बियरिंग को जो देखिए निम्न प्रकार से बांटा गया है। देखिए जिसमें सबसे पहला होता है त्रिज्या बियरिंग, दूसरा होता है कॉलर बियरिंग, तीसरा होता है फुट स्ट्रैप या पिवट बियरिंग और चौथा होता है गाइड या स्लीपर बियरिंग, ठीक है। तो बोलिए इतना समझ पाए ना कि सहारे जाने वाले बल की दिशा के आधार पर जो बियरिंग होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है त्रिज्या बियरिंग, दूसरा कॉलर बियरिंग, तीसरा स्ट्रैप या पिवट बियरिंग और चौथा होता है गाइड या स्लीपर बियरिंग। तो बोलिए इतना समझ पाए ना। तो चलिए दोस्तों अब देखिए दूसरे आधार पे बांटा गया है, किसके आधार पे, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ पर देखिए इसमें जो है दूसरा है कि संपर्क की प्रकृति के आधार पर बियरिंग को बांटने का, ठीक है ना। देखिए संपर्क की प्रकृति के आधार पर बियरिंग को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। जिसमें सबसे पहला है साधारण बियरिंग और दूसरा है रोलिंग संपर्क बियरिंग, ठीक है ना। और रोलिंग संपर्क बियरिंग के अंतर्गत दोस्तों बाल बियरिंग और रोलर बियरिंग आता है, ठीक है ना। जो कि दोस्तों ये वाला जो आपका पार्ट है मतलब रोलर संपर्क बियरिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम अभी से, ठीक है ना। तो इसे हम लोग अभी आगे समझने वाले हैं। बट इतना जानिए संपर्क की प्रकृति के आधार पर दो प्रकार के बियरिंग होते हैं, पहला साधारण बियरिंग, दूसरा रोलर या संपर्क बियरिंग, ठीक है। तो आप इतना समझ गए कि बियरिंग को दो पार्ट में विभाजित किया गया है, ठीक है ना। जिसमें सबसे पहले हम लोग किसको देखे थे दोस्तों, तो सबसे पहले देखे हैं सहारे जाने वाले बल की दिशा के आधार पर बियरिंग चार प्रकार के होते हैं और संपर्क की प्रकृति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो बोलिए इतना समझ पाए ना। तो चलिए अब हम सब देखेंगे अपने अगले क्वेश्चन को, ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा ये है, रीड करिए कि बियरिंग के कार्यों का वर्णन कीजिए। ओके, क्या कर रहा है, बियरिंग के कार्यों का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो देखिए इसके उत्तर को देखिए बियरिंग के कार्य सबसे पहले देख लेते हैं, ठीक है ना। देखिए तब बियरिंग का कार्य क्या क्या होता है, तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला स्टेप है कि मशीन के घुमाव गति करने वाले अंगों को टेक प्रदान करना। मतलब मशीन के जो भी अंग घुमाव गति करते हैं उनको ये क्या करता है, बियरिंग टेक प्रदान करता है, मतलब सपोर्ट करता है, ठीक है ना। और ध्यान दीजिए दूसरा है सापेक्ष गति के दौरान न्यूनतम घर्षण उत्पन्न करना, ठीक है ना। मतलब जब भी मशीन सापेक्ष गति करता है तो उस अवस्था में ये क्या करता है, न्यूनतम घर्षण उत्पन्न करता है, ठीक है। और ध्यान दीजिए तीसरे स्टेप में ये है कि मशीन अवयव का घिसाव या टूट फूट न्यूनतम करना, ठीक है। मतलब मशीन में जो भी घिसाव होता है मतलब घर्षण होता है और उसमें जो भी टूट फूट होते हैं उनको ये क्या करता है, तो बियरिंग जो होता है उनको कम कर देता है, ठीक है ना। तो इन तीन अवस्थाओं में बियरिंग कार्य करता है मशीन के अंदर, ठीक है। तो बोलिए इतना समझ पाए ना आप। तो चलिए अब देख लेते हैं देन आफ्टर अपने अगले क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इस अगले क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से रीड करिए, ठीक है ना, जो कि दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि यूपीबीटी में ये भी पूछा गया है कई बार, ठीक है। तो देखिए कह रहा है क्वेश्चन, एक मशीन को बियरिंग की क्यों आवश्यकता होती है, ठीक है। मतलब एक मशीन को बियरिंग की आवश्यकता क्यों होती है, ठीक है। इसके बारे में आप लोग समझेंगे, ठीक है। बट आप लोग इसके कार्य को जान गए तो इससे आप लोग ये भी जान गए होंगे कि मतलब इसके कार्य जो होती है इसके कार्य के लिए हम लोग मशीन में बियरिंग का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। बट आप लोग यहाँ पर ध्यान से समझिए, बिल्कुल आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला इसमें यह है
कि साधारण क्रिया एवं सरल मशीनों में शाफ्टों को टेकने के लिए, ठीक है। क्या है दोस्तों कि साधारण क्रिया एवं सरल मशीनों में शाफ्टों को टेकने के लिए हम लोग मशीन में बियरिंग का उपयोग करते हैं, ठीक है। और ध्यान दीजिए, बिजली के पंखों, खिलौनों आदि शाफ्टों को टेकने के लिए भी हम लोग मशीन में बियरिंग का प्रयोग करते हैं। और ध्यान दीजिए, सिरे पर गियर, पहिया आदि लगी शाफ्टों के सिरे को टेकने के लिए भी बियरिंग का उपयोग करते हैं। और सरल यंत्रावलियों में शाफ्टों को टेकने के लिए भी प्रयोग करते हैं। और अगला स्टेप देखिए, मशीनों में शाफ्टों तथा धुर्रों के, ठीक है ना, क्षेत्र भारों को सहने के लिए भी हम लोग बियरिंग का उपयोग करते हैं। और परिशुद्ध मशीनों मतलब मापक यंत्रों में भी बियरिंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। और ध्यान दीजिए, जनरेटर तथा टरबाइनों में भी हम लोग बियरिंग का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। और ट्रकों तथा ट्रैक्टरों, चीनी मिलों के कोल्हू आदि में भी हम लोग क्या करते हैं, बियरिंग का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। और आप लोग जाने गए हैं कि बियरिंग का कार्य क्या होता है, तो मशीन में किस प्रकार कार्य करेगा, ठीक है ना। तो दोस्तों इस प्रकार हम लोग सभी यंत्रों में जो है, मतलब सभी मशीनों में हम लोग उनके अन्य गतिमान भागों को सहारने के लिए ही बियरिंग का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। तो बोलिए, इतना समझ पाए आप? तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं, देन आफ्टर हम लोग अगले क्वेश्चन को अपने, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन दोस्तों जो आपको हम बताएं हैं कि रोलर बियरिंग के अंतर्गत दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी, उन्हें हम लोग समझने वाले हैं। तो यही चीज़ है, देखिए क्वेश्चन को रीड करिए, बॉल बियरिंग तथा रोलर बियरिंग में तुलना के बारे में, ठीक है, मतलब अंतर। ओके, तो देखिए दोस्तों दो बार पूछा गया है, मतलब कई बार पूछा गया है, दो ही बार नहीं, बट ये दो प्रकार से पूछता है कि बॉल तथा रोलर बियरिंग में तुलना कीजिए। और बॉल तथा रोलर बियरिंग का चुनाव किस प्रकार किया जाता है। तो देखिए, पहला देखेंगे बॉल बियरिंग, दूसरा देखेंगे रोलर बियरिंग, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, चलिए इसे समझते हैं कि बॉल बियरिंग और रोलर बियरिंग में अंतर क्या है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, देखिए यहाँ पर बॉल बियरिंग में दो चक्करियों के बीच गोलियों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बॉल बियरिंग में क्या होता है, तो उनकी चक्करियों के बीच में जो होता है दोस्तों, तो गोलियों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। और ध्यान दीजिए, जो रोलिंग बियरिंग होता है, रोलर बियरिंग, इसमें क्या होता है, जबकि रोलर बियरिंग में बेलनों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। रोलर बियरिंग में क्या होता है, तो बेलनों का प्रयोग किया जाता है, बट बॉल बियरिंग में दो चक्करियों के बीच गोलियों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो बोलिए, इतना समझ पाए? अब आगे देखिए, इस बियरिंग में दोनों चक्करियों के बीच गोलियों का बिंदु संपर्क होता है, मतलब आपस में होते हैं, ठीक है। बल्कि जो रोलर बियरिंग में होता है, इसमें देखिए, इस बियरिंग में दोनों चक्करियों के बीच लगे रोलर चक्करियों से रेखीय संपर्क में होता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, रेखीय संपर्क में होते हैं इनकी चक्करियाँ, ठीक है, जो रोलर बियरिंग में होते हैं, ठीक है। बट जो बॉल बियरिंग में होता है, इसमें जो गोलियों का बिंदु संपर्क होता है, ठीक है, और रोलर में चक्करियों के रेखीय संपर्क होते हैं, ठीक है। तो इतना ध्यान देंगे। और ध्यान दीजिए, इनका प्रयोग कम भार के स्थानों पर किया जाता है, मतलब जहाँ पर कम भार, कम लोड लगता है, वहाँ पर बॉल बियरिंग का उपयोग करते हैं, और जहाँ पर अधिक लोड लगता है वहाँ पर रोलर बियरिंग का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो आई होप आप इतना समझ पाएंगे। और आगे देख लीजिए, आगे क्या कह रहा है, देखिए, इन बियरिंगों में रिटेनर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। क्या होता है, रिटेनर का प्रयोग किया जाता है, जबकि रोलर बियरिंग में रिटेनर हो भी सकता है अथवा नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना दोस्तों। तो और अगला स्टेप देखिए, इस बियरिंग की दोनों चक्करियों में खांचा बना होता है। बॉल बियरिंग में क्या होता है, इनकी दोनों चक्करियों में खांचा बना होता है, बट रोलर बियरिंग में केवल अंतः चक्करियों में ही खांचा बना होता है, ठीक है ना। दोनों चक्करियों में खांचा नहीं बना होता है, ठीक है। तो आई होप आप इसे भी समझ पाएंगे कि बॉल बियरिंग तथा रोलर बियरिंग में अंतर क्या है। ओके, तो चलिए अब देख लेते हैं हम सब अपने अगले क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखिए, चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं हम सब अपने अगले क्वेश्चन को, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा और ध्यान से इसे रीड करिए। देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो देखिए, करा निम्नलिखित बियरिंगों के सरल रेखा चित्र बनाकर उनके उपयोग लिखिए, ठीक है दोस्तों। जो कि दोस्तों यूपीबीटी में ये भी 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कि निम्नलिखित बियरिंगों के सरल रेखा चित्र बनाकर उनके उपयोग कीजिए। और देखिए जिसमें किसका किसका हमें डायग्राम इसमें बनाना है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है, कि क्या क्या चीज़ के डायग्राम इसमें समझना है। तो देखिए, पहला थ्रस्ट बियरिंग, क्या दोस्तों, तो सबसे पहला है इसमें कि थ्रस्ट बियरिंग, ठीक। दूसरा है जनरल बियरिंग और तीसरा है फुट स्टेप बियरिंग,
ठीक है ना। तो 3 प्रकार के बियरिंग का इसमें हमें पूछता है। पहला थ्रस्ट बियरिंग, दूसरा जनरल बियरिंग, तीसरा स्टेप या फुट स्टेप बियरिंग, ठीक है ना। क्या है तीसरा? फुट स्टेप बियरिंग। ओके, तो देखिए ध्यान से। सबसे पहले देखेंगे थ्रस्ट बियरिंग के रेखाचित्र बनाकर इनके अनुप्रयोग को समझाइए। इस तरह से भी ये क्वेश्चन पूछता है। कैसे? कि थ्रस्ट बियरिंग का रेखाचित्र बनाकर इनके अनुप्रयोग को समझाइए। तो इन 3 प्रकार से क्वेश्चन को पूछता है। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप करके तीनों बियरिंगों को समझ लेते हैं अच्छे से, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम सब देख लेते हैं इसमें थ्रस्ट बियरिंग होती क्या है। तो ध्यान दीजिए, देखिए थ्रस्ट बियरिंग जो होती है, सबसे पहले इसे समझिए आप लोग। देखिए इस बियरिंग की मतलब इस प्रकार के बियरिंग को उस अवस्था में प्रयोग किया जाता है जब शाफ्ट अक्षीय भार मतलब जब शाफ्ट में अक्षीय भार अधिक होता है, ठीक है ना। क्या होता है कि इस बियरिंग का प्रयोग उस कंडीशन में करते हैं कि जब शाफ्ट पर, ठीक है, जब शाफ्ट पर मतलब अक्षीय, ठीक है, अक्षीय लोड क्या होता है? अधिक हो, तो उस अवस्था में हम लोग थ्रस्ट बियरिंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। एवं उच्च गति शाफ्ट क्षैतिज अथवा तथा बियरिंग से बाहर निकली हो, ठीक है ना। और कब करते हैं? कि जब उच्च गति शाफ्ट क्षैतिज तथा बियरिंग से बाहर निकली होती है, ठीक है ना। तो उस अवस्था में भी थ्रस्ट बियरिंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आई होप समझ पाएंगे आप। एक बार और ध्यान समझ लीजिए, ठीक है, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए कैसे थ्रस्ट बियरिंग किसे कहेंगे? तो इस प्रकार की बियरिंग का उपयोग उस अवस्था में करते हैं जब शाफ्ट पर अक्षीय लोड अधिक हो और इसमें जो होता है इस बियरिंग में जब शाफ्टें बाहर की तरफ निकली हों, ठीक है ना। तो उस अवस्था में भी हम लोग थ्रस्ट बियरिंग का प्रयोग करते हैं। जहाँ पर बियरिंग से बाहर शाफ्टें निकली हों तो वहाँ पर क्या करते हैं? थ्रस्ट बियरिंग का प्रयोग करते हैं। तो बोलिए समझ पाए ना कि इसमें जो है अक्षीय भार जब अधिक लगता है तब भी हम लोग थ्रस्ट बियरिंग का प्रयोग करते हैं। और जब किसी बियरिंग में दोनों तरफ से शाफ्टें बाहर की तरफ निकली होती हैं तो उस कंडीशन में भी हम लोग थ्रस्ट बियरिंग का प्रयोग करते हैं। आई होप आप इतना समझ पाए होंगे, ठीक है ना। तो चलिए देन आफ्टर हम लोग अगला देख लेते हैं जो है जनरल बियरिंग के बारे में, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार की बियरिंग को उस कंडीशन में प्रयोग करते हैं, मतलब उस स्थिति में प्रयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों, जब मशीन किसी भी घुमाव भार को सहारना हो, ठीक है ना। जनरल बियरिंग का प्रयोग कहाँ करते हैं दोस्तों? तो जनरल बियरिंग का प्रयोग हम सब उस स्थिति में करते हैं जब मशीन पर घुमाव लोड को सहारना हो, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं? जनरल बियरिंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जिसमें आप सब देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसका डायग्राम भी बना हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों चलिए अब जो है देन आफ्टर हम लोग समझ लेते हैं कि फुट स्टेप बियरिंग के बारे में, ठीक है। क्या है? तो फुट स्टेप बियरिंग को समझते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, देखिए फुट स्टेप बियरिंग में क्या होता है दोस्तों कि पाद पैडी, ठीक है ना। क्या है? पाद पैडी बियरिंग कम परिमाण के अक्षीय भार को सहारने के लिए मतलब सहन करने वाली ऊर्ध्वाधर शाफ्ट को टेक प्रदान करने के काम आती है। जो फुट स्टेप बियरिंग होती है ये पाद पौड़ बियरिंग कम परिमाण के अक्षीय भार को सहन करने वाली ऊर्ध्वाधर शाफ्ट को टेक प्रदान करने के काम आती है, ठीक है। और यदि अक्षीय भार अधिक हो तो भी पाद पैडी बियरिंग का प्रयोग हम लोग वहाँ करते हैं, ठीक है। यदि अक्षीय भार क्या हो? अधिक हो, तभी भी पाद पैडी बियरिंग का प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। तो बोलिए इतना समझ पाए ना कि ये फुट स्टेप बियरिंग क्या होती है, ठीक है ना। तो इसे पाद पैडी बियरिंग भी कहते हैं, ठीक है ना। इतना ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं हम सब जो कि बीएमई का एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये जो है एग्ज़ाम में कई बार देखने को मिले हैं, ठीक है। जिससे कि आप लोग यहाँ पर आप लोग देख भी पा रहे होंगे, ठीक है, कि कितनी बार ये पूछा गया है अभी तक एग्ज़ाम में, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर कितनी बार पूछा गया है, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को भी पूरा अच्छे से आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अधिचक्रिक गियर माला को समझाइए, वो भी सचित्र वर्णन करने के लिए कह रहा है, ठीक है ना। क्या कर रहा है दोस्तों? सचित्र वर्णन कीजिए, वो भी किसका? अधिचक्रिक गियर माला का और प्रत्यावर्ती गियर माला का, ठीक है ना। तो जिसमें दोस्तों दोनों ही क्वेश्चन देख पा रहे होंगे आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे अधिचक्रिक गियर माला होती क्या है, ठीक है। देन आफ्टर हम लोग प्रत्यावर्ती गियर माला के बारे में देखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब ध्यान दीजिए यहाँ पर। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले देख लेते हैं अधिचक्रिक गियर माला को, ठीक है। तो ध्यान समझिए आप लोग। देखिए
अधिचक्रिक गियर माला होती क्या है। देखिए, अधिचक्रिक गियर माला अपेक्षाकृत जो होता है अधिक वेगानुपात प्राप्त करने के लिए होती है। ठीक है ना। क्या होती है कि अधिचक्रिक गियर माला जो होती है जहाँ पर अधिक वेगानुपात ज्ञात करना हो, मतलब प्राप्त करना हो, तो उस कंडीशन में हम लोग अधिचक्रिक गियर माला का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, अधिक वेगानुपात प्राप्त करने के लिए। तो बोलिए इतना समझ पाए। अब ध्यान दीजिए इसकी कार्यविधि को कि कैसे ये कार्य करती है। ठीक है ना। तो इस चीज़ को आपको समझने के लिए यहाँ पर ध्यान समझिए आप लोग। ठीक है, देखिए इसे छोटा कर रहे हैं थोड़ा। देखिए आप लोग ध्यान से देखिए दोस्तों, इसमें जो है सबसे पहले इस गियर माला में गियर बी क्या होता है, इस गियर माला में गियर बी। देखिए यहाँ पर गियर ए है और यहाँ पर गियर बी है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए इस गियर माला में गियर बी तथा भुजा आर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये जो भुजा लगा हुआ है यहाँ पर भुजा आर होता है। ठीक है ना, जो कि एक उभयनिष्ठ अक्ष क्यू पर, ठीक है ना, एक उभयनिष्ठ अक्ष जो होता है इसमें ये दोनों अक्ष क्या होते हैं, एक क्यू पर घूमते हैं। गियर ए अक्ष पी पर घूमता है। ठीक है, जो गियर ए होता है ये अक्ष पी पर घूमता है और पी से होकर जाने वाली अक्ष गतिशील होती है। जो मतलब ये पी से जाने वाली ये अक्ष होती है, ये वाली, ये क्या है दोस्तों, ये गतिशील है। ठीक है ना, तो बोलिए इतना समझ पाए ना। तो ये गतिशील होती है और ध्यान दीजिए, और जबकि पी से होकर जाने वाली अक्ष गतिशील है और भुजा आर के साथ स्थिर क्यू के परितः घूमता है। और जो भुजा आर है उससे होता हुआ जो स्थिर अक्ष जो क्यू है वो भी घूमता है। और इस प्रकार की गति को अधिचक्रिक गति कहते हैं। ठीक है, और इसलिए इस गियर माला को अधिचक्रिक गियर माला भी कहते हैं। और ये गियर माला साधारणतः या संयुक्त दोनों प्रकार की हो सकती है। ठीक है, और ये गियर माला जो है संयुक्त या फिर साधारण गियर माला भी हो सकती है। तो बोलिए इतना समझ पाए ना। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं इस गियर माला के लाभ तथा उपयोग के बारे में। ठीक है ना। तो दोस्तों इस डायग्राम में आपको यही हम समझाएं कि इसमें जो गियर ए होता है, सबसे पहले इसमें क्या होता है, गियर ए तथा गियर बी दो चीज़ें होती हैं। जो गियर ए होता है उसके अक्ष पर, मतलब उसमें जो होता है पी अक्ष घूमता है। ठीक है, और जो कि पी से होकर जाने वाली अक्ष गतिशील होती है और भुजा ये जो गतिशील अक्ष है ये गतिशील होती है जो पी का है। ठीक है ना, और भुजा आर के साथ स्थिर अवस्था में जो क्यू के परितः घूमती है और इस प्रकार की गति को अधिचक्रिक गति कहते हैं। ठीक है ना, और इसलिए इस प्रकार के जो माला को, मतलब गियर माला को हम लोग क्या कहेंगे, अधिचक्रिक गियर माला भी कहते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ था। और इनको क्या कह सकते हैं हम लोग, साधारण गियर माला कह सकते हैं या फिर संयुक्त गियर माला भी कह सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं हम सब क्या चीज़ कि इसके लाभ और उपयोग के बारे में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या देखेंगे, लाभ और उपयोग के बारे में। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर एक गियर माला अपेक्षाकृत कम स्थान पर, ठीक है, कम स्थान में मध्यम आकार के गियरों द्वारा उच्च वेगानुपात प्राप्त करने के लिए होती है। ठीक है ना, और इस गियर माला का उपयोग बहुत ही अधिक होता है। ठीक है, क्या होता है, इस गियर माला का उपयोग जो है बहुत ही अधिक होता है। ठीक है ना, जिसमें आप लोग देखिए ध्यान से, जैसे ब्लॉक में किया जाता है, हविसों में, हाथ की घड़ियों में, खराद मशीनों के पश्च गियरों में तथा मतलब पीछे वाले गियरों में, और ऑटोमोबाइल के विदेशी गियरों में आदि में किया जाता है इस अधिचक्रिक गियर माला का उपयोग। ठीक है ना, तो बोलिए इतना समझ पाए इसके उपयोग के बारे में। तो चलिए अब देख लेते हैं देन आफ्टर हम लोग प्रत्यावर्ती गियर माला के बारे में। ठीक है, क्या है, तो प्रत्यावर्ती गियर माला को। ठीक है, तो दोस्तों इसे भी जो है आप लोग डायग्राम के माध्यम से ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखिए यदि प्रथम चालक गियर, ठीक है ना, प्रथम चालक गियर मतलब इसको कहते हैं चलित गियर, और ये नीचे वाला पार्ट क्या कहलाता है, ये होता है चालक गियर। ठीक है ना, और आप लोग जानते हैं जब चालक गियर चलता है तो इसकी सहायता से ही चलित गियर चलता है। ठीक है ना, क्योंकि किसी भी इंजन के पार्ट में आपका जो चालक गियर होता है इसकी सहायता से ही चलित गियर भी चलने लगता है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, यदि प्रथम चालक गियर तथा अंतिम चलित गियर की शाफ्टों की अक्ष समान हो, अर्थात वे समकक्षीय हों, तो इस प्रकार बनी गियर माला को प्रत्यावर्ती गियर माला कहते हैं। और इसमें प्रथम तथा अंतिम गियरों के घूमने की दिशा समान होती है, अतः यह एक प्रकार से संयुक्त गियर माला भी होते हैं। ठीक है, तो बोलिए इतना समझ पाए, यदि प्रथम चालक गियर अंतिम चालक गियर की शाफ्टों की अक्ष समान हो, देखिए दोनों की अक्ष समान है। ठीक है,
अर्थात वे समअक्षी हों तो इस प्रकार बनी गियर माला को प्रत्यावर्ती गियर माला कहते हैं। अब इसमें जो है प्रथम तथा अंतिम गियरों के घूमने की दिशा समान होती है, अतः इस प्रकार के गियर को संयुक्त गियर भी कहते हैं। तो बोलिए इतना समझ पाए ना? आई होप आप इसे पूरा अच्छे से समझ पाएंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो दोस्तों ये चीज़ है इसका डायग्राम, ठीक है ना। तो चलिए अब जो हम सब देखेंगे देन आफ्टर अपने अगले क्वेश्चन को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको आप लोग यहाँ पर स्लाइड में देख सकते हैं कि 3 से 4 बार ये यूपीबीटी में पूछ चुका है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन क्या है ध्यान से समझिए पहले, कि प्रबलता के आधार पर संपीड़न तथा तनन कुंडलीदार कमानियों की तुलना कीजिए, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग प्रबलता के आधार पर संपीड़न तथा कुंडलीदार कमानियों की तुलना के बारे में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, ये संपीड़न कमानी है और ये तनन कमानी है, ठीक है। तो देखिए इनकी कुंडलियों के बीच में मानक दूरी होती है। संपीड़न कमानी में इनकी कुंडलियों के बीच में मानक दूरी होती है, और जबकि तनन कमानियों में इनकी कुंडलियों में आपस में इनकी कुंडलियाँ क्या होती है, चिपकी रहती हैं। जो तनन कमानी होती है ये आपस में क्या होती है, चिपकी रहती है इनकी कुंडलियाँ, ठीक है। और संपीड़न में क्या होती हैं, इनके बीच में मानक दूरी होती है, ठीक है ना। और ध्यान दीजिए स्प्रिंग के सिरे कुंडली की सतह के सिविल में धंसे रहते हैं, ठीक है। मतलब जो स्प्रिंग के सिरे होते हैं वे कुंडली की सतह में, मतलब सतह के सिविल मतलब केंद्र में क्या होते हैं, धंसे रहते हैं। और स्प्रिंग के सिरे हुक के आकार में मुड़े रहते हैं तनन कमानी में, ठीक है। तनन कमानी में क्या होता है, तो स्प्रिंग के सिरे हुक के आकार में मुड़े होते हैं। तो बोलिए इतना समझ पाए। अब ध्यान दीजिए आगे कि यह संपीड़न भार सहन करती है। कौन? संपीड़न कमानी जो है ये संपीड़न भार सहन करती है, ठीक है। और तनन कमानी क्या करती है, तो तनन कमानी में यह तनन बल, ठीक है ना, मतलब तनन बल ही सहन करती है, ठीक है। जैसा जिसका नाम हो वैसा उसका काम है, इतना ध्यान दीजिएगा। संपीड़न कमानी में संपीड़न भार सहन करती है और तनन कमानी में तनन भार सहन करती है। तो बोलिए इतना समझ पाए ना आप लोग इसके अंतर के बारे में। तो दोस्तों ऐसा एग्जाम में आएगा तो आप लोग बिल्कुल करके आइएगा पूरा, ठीक है ना। तो चलिए अब हम सब देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इसको ध्यान से रीड करिए कि गति अथवा चालन। गति को क्या कहते हैं, चालन। तो दोस्तों इसमें ये ध्यान दीजिए कि गति अथवा शक्ति संचारण क्या है, ठीक है। गति अथवा शक्ति संचारण किसे कहते हैं इसके बारे में ध्यान दीजिए। तो देखिए गति अथवा चालन संचारण क्या होता है। तो देखिए गति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए पहुंचाने को ही गति संचारण कहते हैं। गति संचारण तो किसे कहते हैं, जब गति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना हो तो उस कंडीशन को हम लोग गति संचारण कहते हैं, ठीक है। जैसे बिजली के मोटर की गति को पट्टे की सहायता से चक्की पर पहुंचाना, ठीक है। मतलब बिजली के मोटर की जो, मान लीजिए जैसे बिजली से जो मोटर चलता है उसकी गति को जो है पट्टे की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, चक्की पर पहुंचाते हैं, जिसकी सहायता से हम लोग अपने कार्य को करते हैं। जैसे गेहूं को पीसते हैं, ठीक है, धान को कूटते हैं, तो इस प्रकार से कार्य करता है। तो बोलिए इतना समझ पाए। अब ध्यान दीजिए आगे, अब देखेंगे शक्ति संचारण के बारे में। यांत्रिक कार्य के लिए गति के साथ साथ बल का भी संचारण होता है, और क्योंकि बिना बल संचारण के गति संभव नहीं होती है, ठीक है दोस्तों। और शक्ति संचारण इसे ही कहते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों वो शक्ति संचारण कराता है। तो बोलिए इतना समझ पाना कि यांत्रिक कार्य के लिए गति के साथ साथ बल का भी संचारण होता है, क्योंकि बिना बल संचारण के गति संचारण संभव नहीं है, और यही क्या होता है, शक्ति संचारण कहलाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर फार्मूला दिया गया है कि गति संचारण बराबर होता है बल गुणे गति। क्या होता है दोस्तों, शक्ति संचारण बराबर होता है, ठीक है, बल गुणे गति होता है, ठीक है। तो बोलिए इतना समझ पाए ना कि शक्ति संचारण बराबर क्या होता है, कि बल गुणे गति होता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब देन आफ्टर हम सब देखेंगे अपने अगले क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लाइड में देख सकते हैं कितनी बार पूछा गया है, ठीक है, जो कि 2001, 2007, 2014, 2015 तक पूछा गया है क्वेश्चन। तो ध्यान दीजिए क्या क्वेश्चन रीड करिए, पट्टा चालन से संबंधित स्लिप की परिभाषा दीजिए और पट्टा चालन में किसके प्रभाव को बताइए। मतलब पट्टा चालन में इसके प्रभाव को बताइए, मतलब स्लिप के प्रभाव को बताना है और स्लिप की परिभाषा को भी बताना है, ठीक है। तो चलिए अब हम सब देखेंगे क्या, इसकी परिभाषा को समझेंगे, ठीक है ना, और इसके प्रभाव को भी। तो देखिए सबसे पहले जानते हैं स्लिप क्या होता है। तो
आमतौर पर पट्टा तथा पुली की, ठीक है, आमतौर पर जो है पट्टा तथा पुली में सापेक्ष गति को फिसलन कहते हैं, ठीक है। मतलब हम लोग पट्टा तथा पुली में जो सापेक्ष गति होती है उसको हम फिसलन कहते हैं। अब पुली तथा पट्टे की रैखिक गतियों ही इसकी माप होती हैं, ठीक है। मतलब पुली तथा पट्टों की जो रैखिक गतियाँ होती हैं वही स्लिप की माप होती हैं, जिसे प्रतिशत फिसलन के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। जिसे हम लोग क्या करते हैं, प्रतिशत फिसलन के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं जो स्लिप होता है, ठीक है। ये चीज़ दोस्तों जो हम लेक्चर पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर आपको बताए थे, ठीक है ना। जो प्रतिशत निकालने के लिए भी प्रतिशत का जो फार्मूला होता है, ठीक है ना, बट वो क्वेश्चन पूछता नहीं एग्जाम में, ठीक है, बट हम आपको नॉलेज के लिए बताए थे, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए आगे। अब यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे ये पट्टा चालन है, क्या दोस्तों, तो ये आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर क्या बना हुआ है, तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे स्प्रैकेट कड़ी उड़ी बनी हुई है, ठीक है ना। तो इसको जो है हम सब यहाँ आगे देखते हैं, ठीक है। देखिए इसमें हम लोग ये देखेंगे कि पट्टा चालन में स्लिप का प्रभाव के बारे में, ओके। तो देखिए ध्यान से, पट्टा चालन में स्लिप का प्रभाव क्या होता है इसको देखिए। ये दोस्तों बट ये जो डायग्राम है ये चैन का है, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, पट्टा चालन में क्या देखेंगे, स्लिप के प्रभाव को। तो देखिए पट्टे द्वारा पारेषित शक्ति का मान किसी निश्चित सीमा से अधिक हो जाता है, ठीक है। मतलब पट्टे द्वारा जो पारेषित शक्ति का जो मान होता है वो निश्चित, मतलब जितना होना चाहिए उससे अधिक हो जाता है, मतलब निश्चित सीमा से अधिक हो जाता है। तो पट्टे की पुली में घर्षण बल पट्टे को पुली पर फिसलने से रोक नहीं पाता है, ठीक है ना। क्या होता है, तो इस कंडीशन में पुली में जो घर्षण बल होता है वो पट्टे को पुली पर फिसलने से नहीं रोक पाता है, ठीक है। और साथ ही ये पट्टा चलते चलते अपने साथ कुछ हवा भी एकत्रित मतलब भर लेता है, और जब यह हवा पुली को सतह तथा पट्टे के बीच पहुंच जाती है तो यह पुली और पट्टे के बीच घर्षण कम कर देती है, और इसके कारण पट्टा पुली पर फिसलता है, ठीक है ना। क्या होता है, तो ध्यान समझिए एक बार कि पट्टे द्वारा पारेषित शक्ति का मान यदि निश्चित सीमा से अधिक हो जाता है तो उस कंडीशन में पुली में घर्षण बल पट्टे को पुली पर फिसलने से नहीं रोक पाता है, और साथ ही ये पट्टा चलते समय अपने साथ कुछ हवा भी एकत्रित कर लेता है, और जो कि हवा पुली की सतह तथा पट्टे के बीच में पहुंच जाता है तो यह पुली अपने पट्टे के बीच घर्षण कम कर देती है, जिसके कारण पट्टा पुली पर फिसलता है, ठीक है। तो बोलिए इतना समझ पाए। अब देखिए निम्न विधियों के द्वारा फिसलन को रोका जा सकता है, जिसमें सबसे पहला है चेन चालन, दूसरा गियर चालन, ठीक है दोस्तों। तो इन दोनों विधियों से क्या होता है, पट्टा चालन में फिसलन को रोका जा सकता है, ठीक है ना। तो बोलिए इतना समझ पाए ना कि पहला चालन विधि चेन चालन, दूसरा गियर चालन के द्वारा हम लोग पट्टा में फिसलन को रोक सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप ये भी समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों देन आफ्टर हम लोग देखेंगे अपने अगले क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि सोपानित घिरनी या स्टेप्ड पुली क्या होती है, इसका स्वच्छ चित्र की सहायता से इसके उपयोग को समझाइए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है यहाँ पर, जो कि दोस्तों यूपीबीटी में ये भी 4 से 5 बार पूछा गया है, ठीक है। तो इसलिए इसको इम्पॉर्टेंट मान के चलिए पूरा तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए सोपानित घिरनी या स्टेप्ड पुली क्या होती है, ध्यान दीजिए। इसे शंकु पुली या फिर पैडीदार पुली के नाम से भी जाना जाता है, इसे शंकु पुली या फिर पैडीदार पुली के नाम से भी जाना जाता है, जो सोपानित घिरनी पुली होती है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, जो घिरनी होती है इसी को हम लोग पुली कहते हैं, इतना ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इतना जान गए ना कि सोपानित घिरनी या फिर स्टेप्ड पुली को क्या कहते हैं, तो इसे शंकु पुली या फिर पैडीदार पुली के नाम से जानते हैं। और इसमें एक ही पुली पर व्यासों की अनेक पैड़ियाँ बनी होती हैं, ठीक है, और जो कि एक समय में पट्टा पुलियों पर लगाकर भिन्न वेग प्राप्त किए जा सकते हैं। मतलब एक ही समय पर पट्टा जो है पुलियों पर लगाकर भिन्न भिन्न वेग प्राप्त किए जा सकते हैं, ठीक है ना। अब पैड़ियों के व्यास इस प्रकार निर्धारित किए जाते हैं कि एक ही पट्टे की पैड़ियों में प्रत्येक जोड़ पर चढ़ाया जा सके, ठीक है ना। मतलब इसमें जो पट्टे की पैड़ियाँ होती हैं इसमें प्रत्येक जोड़ को चढ़ाया जा सकता है, इस प्रकार से इनकी पैड़ियों की व्यास निर्धारित की जाती है,
ठीक है ना। तो बोलिए इतना समझ पाए। अब चलिए अब देखेंगे इसमें हम लोग डायग्राम को देख लीजिए एक बार, ठीक है ना। देखिए इसमें डायग्राम को देख पा रहे होंगे, इसमें जो है दोस्तों पैड़ियाँ 3 बनी हुई हैं। देखिए इसे पैड़ियाँ कहते हैं, जो वर्टिकल पोजीशन में ये क्या है, पैड़ियाँ लगी हुई हैं, जिसमें पहला पैड़ी ये है, तीसरा पैड़ी है, ये 5वां पैड़ी होता है, ठीक है। जिसमें शाफ्ट लगा हुआ है, 2 शाफ्ट ए तथा बी लगी हुई हैं, ठीक है। और जिसमें दोस्तों ये जो ऊपर वाला भाग है मतलब शाफ्ट ए वाला, इसे स्टेप्ड पुली कहते हैं। और नीचे वाला जो होता है ये भी स्टेप्ड पुली होता है, जो बी में है इतना भाग, ठीक है ना। तो इतना आप ध्यान देंगे, यही होता है सोपानित घिरनी का डायग्राम, ठीक है। तो चलिए इसके उपयोग को भी हम लोग समझ लेते हैं। तो ध्यान दीजिए इसका उपयोग। तो देखिए ध्यान से इसके उपयोग में ध्यान दीजिए दोस्तों। स्टेप्ड पुली का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ एक मशीन को भिन्न गतियों पर चलाने की आवश्यकता हो, ठीक है ना। मतलब जहाँ पर किसी मशीन को अलग अलग गति पे चलाना हो, मतलब भिन्न भिन्न वेग प्राप्त करने के लिए अलग अलग गति पर चलाना हो, तो वहाँ पर स्टेप्ड पुली का प्रयोग किया जाता है। और इस पर ये पुली खराद, सेपर, स्प्लेनर, ड्रिल आदि मशीनों का भी प्रयोग की जा सकती है, ठीक है। तो आई होप आप इसे समझ पाएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देन आफ्टर हम लोग समझ लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन को, ठीक है। तो चलिए इसे भी ध्यान दीजिए दोस्तों। ये संरचना तथा मशीन यंत्र विन्यास, ठीक है ना। इसमें क्या करना है, अंतर को स्पष्ट करना है, ठीक है। वो भी किसके अंतर को, तो संरचना तथा मशीन और यंत्र विन्यास तथा मशीन में अंतर के बारे में, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है ना, इस चैप्टर से। तो इसलिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले जानेंगे हम लोग स्ट्रक्चर मतलब संरचना और मशीन के बारे में, अंतर के बारे में, ठीक है ना। इन दोनों के अंतर में देखते हैं क्या स्थिति है। तो देखिए सबसे पहला स्टेप, इसके अवयवों के मध्य कोई सापेक्ष गति नहीं होती है। मतलब स्ट्रक्चर मतलब संरचना में क्या होता है, इसके अवयवों के मध्य कोई सापेक्ष गति नहीं होती है, ठीक है। बट मशीन में क्या होता है, इसके अवयवों में सापेक्ष गति होती है। क्यों सापेक्ष गति नहीं होती, तो दोस्तों ये जो पार्ट हैं आपस में चल नहीं पाते, ठीक है ना। तो इसीलिए ध्यान दीजिए। और इसमें दूसरा स्टेप है, भार या बल लगाने से इनके अवयवों में विकृति आ जाती है। मतलब स्ट्रेन जो होता है वो उत्पन्न हो जाता है जब भार या बल लगाने पर, मतलब स्ट्रक्चर में बल या भार लगाने पर इनके अवयवों में क्या होता है, स्ट्रेन उत्पन्न हो जाता है। और जबकि मशीन में क्या होता है कि इनके अवयवों पर बल या गति दोनों को ही ट्रांसमिट करते हैं, मतलब पारेषित करते हैं, ठीक है ना। मशीन में क्या होता है, बल तथा गति दोनों को ही पारेषित किया जाता है, ठीक है ना। और ध्यान दीजिए तीसरा स्टेप है, इसके द्वारा कोई लाभप्रद ऊर्जा पारेषित नहीं होती है, ठीक है। संरचना में क्या होती है कि इसके द्वारा कोई भी लाभप्रद ऊर्जा, मतलब जो लाभ हो वैसी ऊर्जा पारेषित नहीं होती है, ठीक है। और जबकि मशीन में इसके द्वारा लाभप्रद ऊर्जा पारेषित होती है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसको ऊपर करते हैं थोड़ा, तो इसे भी समझ लीजिए आप लोग। तो दोस्तों आगे देखिए संरचना के प्रमुख, ठीक है, संरचना के प्रमुख उदाहरण निम्न हैं। जैसे बिल्डिंग की छतों की कैंचियों, ठीक है ना, मतलब बिल्डिंग की जो छत होती हैं उनकी कैंचियों, और मशीन के ढांचों, रेलवे पुल आदि में जो है आदि की जो संरचना होती है ये उनके उदाहरण हैं, ठीक है ना। अब ध्यान देंगे हम लोग मशीन के प्रमुख उदाहरण के बारे में, ठीक है। तो देखिए ये भी निम्न है, जैसे खराद मशीन, ड्रिलिंग मशीन, भाप इंजन, पेट्रोल इंजन आदि में जो है, आदि इंजनों में ये मशीन इनके उदाहरण हैं, ठीक है ना, मशीन के। तो चलिए दोस्तों अब हम सब अगला स्टेप देखेंगे क्या, कि यंत्र विन्यास और मशीन में अंतर के बारे में, ठीक है ना। मतलब डिफरेंस बिटवीन मैकेनिज्म एंड मशीन के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इससे भी आप लोग पूरा अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए इसे हम लोग समझ लेते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, इसमें सबसे पहला स्टेप क्या है कि यह कई कड़ियों के संयोजन से बनता है। जो यंत्र विन्यास होता है वो कई कड़ियों के संयोजन से बनता है, और इनसे कोई भी बल पारेषित नहीं होता है, ठीक है। और इनके द्वारा कोई भी बल उत्पन्न नहीं होता है, और इसमें किसी भी एक कड़ी की गति को अन्य कड़ियों की गति प्रदान करती हैं, ठीक है ना। और इसमें एक कड़ी की गति ही अन्य कड़ियों को गति प्रदान करती है, ठीक है। और ध्यान दीजिए मशीन में यह कई कड़ियों का संयोजन से बनती है, और इसमें जो होता है, इसमें दोस्तों जो होता है सारी गति जो होती है, ठीक है, मतलब इसमें जो होता है सापेक्ष गति होती है, मतलब रिलेटिव मोशन होती है, ठीक है। और यह उपलब्ध
जो ऊर्जा होती है उसको कार्य में बदलने की क्षमता रखती है। ठीक है ना। तो बोलिए इतना समझ पाए। अब देखिए दूसरा स्टेप, यंत्र विन्यास का मशीन होना आवश्यक नहीं होता है। मतलब यंत्र विन्यास जो है इसका मशीन होना आवश्यक नहीं है, बट इसका कार्य केवल अपनी कड़ियों के गति पारित करना है। ठीक है। अब बट मशीन में यह एक या अधिक यंत्र विन्यासों से बनती है। जो मशीन होती है यह यंत्र विन्यासों से बनी होती है। ठीक है ना। एक या अधिक यंत्र विन्यासों से बनती है, मशीन का निर्माण होता है। ठीक है। और इसमें जो होता है इसका उद्देश्य उपयोगी कार्य करने के लिए ऊर्जा को पारित करना होता है। ठीक है ना। उपयोगी कार्य करने के लिए ऊर्जा को पारित करने के लिए होता है। ठीक है। तो आई होप आप इतना समझ पाए होंगे। अब आगे देखिए, यह मशीन का कार्यशील नमूना होता है, और जबकि किसी यंत्र विन्यास को प्रायोगिक दृष्टि से सुधारने में मशीन बनती है। ठीक है ना। मतलब किसी यंत्र विन्यास को प्रायोगिक दृष्टि से सुधारने के लिए हम लोग मशीन का निर्माण करते हैं। ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं इनके उदाहरण के बारे में। तो देखिए यहाँ पर यंत्र विन्यास के उदाहरण को समझिए। इंजन का दाब आयतन, ठीक है, दाब आयतन मतलब प्रेशर और वॉल्यूम आरेख बनाने वाले सूचक मतलब इंडायरेक्टर, बम इंजन मतलब बीम इंजन, बोर्डन दाब और गेज घड़ी इत्यादि में यंत्र विन्यास का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए मशीन का उदाहरण में देखिए क्या चीज़ दिया हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। ठीक है। देखिए भाप इंजन, पेट्रोल इंजन, खराद मशीन, जनरेटर, संपीड़क, क्रेन तथा लिफ्ट इत्यादि में जो है मशीन का उपयोग हम लोग करते हैं। ठीक है। तो आई होप आप इतना भी समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम सब देख लेते हैं। अपना अगला क्वेश्चन जो है अंतर स्पष्ट करने के लिए कह रहा है, और भी किन के बीच। तो ध्यान दीजिए, कह रहा है कि निम्न युगल तथा उच्च युगल तथा बंद युगल तथा खुला युगल में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं स्लाइड में कितने बार पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है। तो इसलिए ध्यान दीजिए अंतर स्पष्ट किसका करना है। तो निम्न युगल तथा उच्च युगल सबसे पहले देखते हैं। ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं हम सबसे पहले क्या देखेंगे, निम्न तथा उच्च युगल के बारे में। ठीक है। तो देखिए निम्न युगल क्या होता है, मतलब लोअर पेयर क्या होता है। ठीक है। तो इस प्रकार के युगल में गति करते समय किसी सतह पर दोनों अवयवों का संपर्क होता है। ठीक है ना। इस युगल में गति करते समय किसी सतह पर दोनों अवयवों का संपर्क होता है। ठीक है ना। और ये सतहें एक सी होती है, मतलब एक जैसे होती हैं सतहें। ठीक है। और इनके द्वारा उत्पन्न सापेक्ष गति सर्कन शुद्ध घुमाव होती है। ठीक है ना। और गाइडों के बीच में क्रॉस हेड का फिसलना, यूनिवर्सल जोड़, बियरिंग में घूमने वाला शाफ्ट इत्यादि के प्रमुख उदाहरण हैं इनके। ठीक है ना। मतलब गाइड के बीच क्रॉस हेड का फिसलना, यूनिवर्सल जोड़ और बियरिंग में घूमने वाले शाफ्ट इत्यादि जो हैं इनके उदाहरण हैं। ठीक है। तो बोलिए इतना समझ पाए ना। तो अब देखिए ध्यान से, दूसरा है उच्च युगल। मतलब इस प्रकार के युगल के अवयवों में बिंदु या रेखा पर संपर्क होता है। ठीक है ना। क्या होता है, बिंदु या रेखा पर संपर्क होता है। अब बट जो दोस्तों हम आपको निम्न युगल बताएं, इसमें क्या होता है, इसमें दोनों अवयवों का संपर्क होता है। और उच्च युगल में क्या होता है, तो अवयवों के बिंदुओं या रेखा में संपर्क होता है। ठीक है। अब ध्यान दीजिए इसमें दोस्तों आगे देख लेते हैं। दोनों अवयवों की संपर्क सतहें एक समान इसमें नहीं होती हैं। ठीक है। गियर, पट्टा या रास्ता चालन, बाल तथा रोल बियरिंग, कैम तथा फ्लोअर आदि इसके उदाहरण होते हैं। ठीक है ना। उच्च युगल के कौन कौन से उदाहरण हैं, तो गियर, पट्टा, रस्सा चालन, बाल तथा रोलर बियरिंग तथा फॉलोअर, कैम, ये सारी चीज़ें जो हैं उच्च युगल के उदाहरण हैं। ठीक है ना। तो दोस्तों बोलिए इतना समझ पाना। तो चलिए अब हम सब देखेंगे कि बंद युगल के बारे में। ठीक है। तो जब किसी युगल के दोनों अवयवों को आपस में यांत्रिक विधि द्वारा जोड़ा जाता है तो यह बंद युगल कहलाता है। और जब किसी युगल के अवयवों को परस्पर यांत्रिक विधि द्वारा नहीं जोड़ा जाता है तो इसे खुला युगल कहते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे, पूरा बेहद ही आसान था कि बंद युगल उसे कहते हैं जिसमें दोनों अवयवों को यांत्रिक विधि द्वारा जोड़ा जाता है, और जिसमें यांत्रिक विधि द्वारा नहीं जोड़ा जाता है उन्हें हम लोग खुला युगल कहते हैं। ठीक है ना। तो बोलिए इतना समझ पाए ना। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं हम सब अपने अगले क्वेश्चन को। ठीक है। जो कि दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को। देखिए, एक अच्छे स्नेहक के भौतिक तथा रासायनिक गुणों का वर्णन कीजिए। ठीक है। क्या कह रहा है, एक अच्छे स्नेहक के भौतिक तथा रासायनिक गुणों का वर्णन कीजिए। ठीक है। तो ध्यान से समझिए इसको दोस्तों। देखिए, एक अच्छे स्नेहक के भौतिक तथा रासायनिक गुण निम्न होते हैं। ठीक है। इतना। और ये चीज़ दोस्तों आप लोग केमिस्ट्री में, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं कि स्नेहक
के भौतिक तथा रासायनिक गुण क्या क्या होते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों बट इसे आप लोग अच्छे से समझिए, ठीक है। आप लोग पढ़े तो हैं बट आपको ध्यान नहीं होगा, एक बार और समझ लीजिए, पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, इसमें सबसे पहला हम किसके बारे में देखेंगे, तो विस्कोसिटी मतलब श्यानता के बारे में। तो जब किसी द्रव की द्रवता माप की जाती है, ठीक है, तो इस गुण के कारण कोई द्रव अपनी दो सतहों के बीच दाब तथा ऊष्मा के प्रभाव में कर्तन का प्रतिरोध करता है, ठीक है। तो इसलिए बेयरिंग तलों के बीच द्रव के प्रवाह को बनाए रखने के लिए, ठीक है, यह गुण आवश्यक होता है और यह गुण तापमान के साथ कम भी हो जाता है, ठीक है। जो श्यानता है तापमान के साथ कम भी होता है। यदि तापमान बहुत अधिक हो जाए तो तेल इतना पतला हो जाता है, ठीक है ना, कि यह दो सतहों के बीच फिसलन बनाने के योग्य नहीं रहता है, ठीक है ना। इसलिए इसकी अस्थायी दाब तथा ताप के आधार पर उपयुक्त श्यानता वाली स्नेहक का ही चुनाव होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब हमें किसी भी मशीन युक्त में स्नेहक का वही उपयोग करना चाहिए जो मोटा तथा गाढ़ा हो और वहाँ पर तापमान कम हो, ठीक है ना। तो वैसी स्थिति का हम लोग श्यानता का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है ना। अब ध्यान देंगे चिकनापन के बारे में, ठीक है। तो इसके अंतर्गत द्रव के तल तनाव फिसलन और कार्य करने के योग्य जैसे गुण होते हैं, ठीक है ना। चिकनापन में ऐसे गुण आते हैं और उस समय आवश्यक है कि जबकि शाफ्ट गति आरंभ करती है और तेल की फिल्म बनी होती है, ठीक है ना, तो इस समय स्नेहक का यह गुण ही बियरिंग का स्नेहन करता है, ठीक है ना। मतलब ये जो है बियरिंग के स्नेहन के लिए यही गुण कार्य करता है चिकनापन का, ठीक है ना। तो दोस्तों देन आफ्टर अगला देख लेते हैं। तो इसमें जो है इसमें यह है कि दमांग तथा स्फुरांक के बारे में, ठीक है। तो यह वह न्यूनतम तापमान है जिस पर कोई तेल अग्नि क्षणिक भर के लिए जलती है। बियरिंग में प्रयोग होते समय तेल तापमान सतह दमांग से काफ़ी नीचा होना चाहिए, ठीक है। और ध्यान दीजिए अगला अग्नि बिंदु है। तो इस तापमान पर तेल लगातार जलना आरंभ कर देता है और हिमांक जो होता है इस पे जो है इस तापमान पर तेल का प्रवाहित होना समाप्त हो जाता है और वह ठोस अवस्था को धारण कर लेती है, ठीक है। और वाष्पीकृत के बारे में देख लेते हैं। तो वाष्पशीलता में तो वाष्प रूप में स्नेहन का कुछ भाग व्यय हो जाता है, इसीलिए अच्छे स्नेहन की वाष्पशीलता होनी चाहिए, ठीक है। तो बोलिए इतना समझ पाए ना आप दोस्तों। तो दोस्तों यही चीज़ था इसके बारे में, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ साथ एक क्वेश्चन और है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, जो कि दोस्तों है रेखा चित्र देते हुए, ठीक है। क्वेश्चन रीड करिए, कह रहा है रेखा चित्र देते हुए स्नेहन की आद्रहौदी प्रणाली को समझाइए, ठीक है। तो देखिए आद्रहौदी प्रणाली बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसको हमने आपको लास्ट लेक्चर में ये अच्छे समझा दिए हैं, ठीक है ना। जो लेक्चर पढ़ा रहे थे उसमें पूरा अच्छे से बताए थे डायग्राम को, ठीक है। बट यहाँ पर भी बताने वाले हैं, ध्यान से देखिए आद्रहौदी प्रणाली होती क्या है, ठीक है। तो इसे जानने के लिए दोस्तों देखिए ध्यान से, यह यंत्र साधारणतः ऑटोमोबाइल इंजनों में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मतलब जो आद्रहौदी प्रणाली है इसे ऑटोमोबाइल्स में प्रयोग किया जाता है और इस तंत्र में भी स्नेहक तेल इंजन के क्रैंक खोल की तली पर हौदी या पर्याप्त मात्रा में भर दी जाती है, ठीक है। मतलब इस तंत्र में भी स्नेहक तेल होता है इंजन के क्रैंक खोल में, मतलब ये जो इंजन का यही क्रैंक खोल होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है स्नेहक तेल को भर दिया जाता है इसकी तली पर, ठीक है ना। हौदी में पर्याप्त मात्रा में क्या है भर दिया जाता है और आद्रहौदी प्रणाली में हौदी में से तेल छान कर साफ कर लिया जाता है, ठीक है। मतलब आद्रहौदी प्रणाली में, ठीक है, क्या होता है जो तेल होता है इसमें इसको छान कर, ठीक है, साफ कर लिया जाता है और तब स्नेहन के लिए मुख्य मार्ग पर एक पंप द्वारा भेजा जाता है। देखिए यहाँ पर पंप लगा हुआ है जिसकी सहायता से भेजा जाता है और जहाँ से तेल विभिन्न नलियों द्वारा बियरिंग को पहुँचाता है, ठीक है, जिसकी सहायता से यहाँ पर पहुँचता है। तो इसकी सहायता से क्या होता है यहाँ पर देखिए तेल या मशीन के विभिन्न स्थानों को स्नेहक तेल पहुँचाया जाता है, ठीक है। और स्नेहक के पश्चात हौदी में वापस गिरता है, ठीक है। और स्नेहन के पश्चात मतलब जब किसी भी इंजन में स्नेहन करता है, मतलब स्नेहन को पहुँचाया जाता है तो उसमें लग के वो क्या करता है फिर हौदी में गिरता रहता है वो, ठीक है ना। स्नेहन क्या है उसके पश्चात हौदी में वापस गिरता है, जिसमें स्नेहन मार्ग ऐसा होता है जिसमें स्नेहन करने के पश्चात तेल स्वतः ही हौदी में गिरता है, जहाँ से फिर उसी चक्र में, ठीक है ना, जहाँ से फिर उसी चक्र में
भेजा जाता है। इस प्रकार लगातार संघनन होता रहता है और यह तंत्र प्रदर्शित किया गया है। और तेल दाब का मापन मापने के लिए एक तेल दाब गेज भी लगा होता है। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि तेल नापने के लिए एक तेल दाब गेज लगा हुआ है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आप इसे समझ पाएंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आप इसे पूरा अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, तो इसी के साथ साथ दोस्तों आपका जो ये है पार्ट, मतलब जो बीएमई का मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग से संबंधित जितना भी डेफिनेशन वाला पार्ट था इस लेक्चर में कवर हो गया पूरा हमारा। ठीक है ना। देन आफ्टर हम अगले लेक्चर में इलेक्ट्रिकल पार्ट का जो भी डेफिनेशन है एक लेक्चर में उसे करा देंगे। देन आफ्टर उसके बाद एक न्यूमेरिकल वाला पार्ट जिसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से संबंधित जो भी इम्पॉर्टेंट है उन्हीं के क्वेश्चन समझेंगे। ठीक है ना दोस्तों, ताकि हम लोग का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे तरीके से चला जाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसी के साथ हम ये लेक्चर को समाप्त करते हैं। ठीक है, और बहुत ही जल्द मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।